कैसा होगा जब आप अचानक मर जाते हो और अगली ही पल आपका पुनर्जन्म हो जाता है, लेकिन इस बार आप किसी नई दुनिया में नहीं, बल्कि अपने ही अतीत में लौट आते हो, जहां आपको पता है आने वाले कुछ घंटों में दुनिया पूरी तरह बदलने वाली है और इस बार आपके पास मौका है सब कुछ बदलने का। यह कहानी एक ऐसे लड़के की है जिसने दुनिया का अंत अपनी आंखों से देखा है और अब उसे दूसरा मौका मिला है, लेकिन इस बार वो सिर्फ जिंदा नहीं रहेगा, वो कुछ ऐसा करने वाला है जो इंसानियत की हदों से भी आगे है। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी। एक शांत क्लासरूम जहां सिर्फ टीचर की आवाज गूंज रही थी। अचानक क्या एक जोरदार चिल्लाने की आवाज पूरे कमरे में गूंज उठी। सभी स्टूडेंट्स घबरा गए और गुस्से में उस लड़के की तरफ देखने लगे जो खिड़की के पास तीसरी लाइन में बैठा था। उसका नाम था अर्जुन वर्मा। वो पसीने से भीगा हुआ था और उसकी आंखों में एक अजीब सा डर और कंफ्यूजन था, जैसे वो यहाँ का होकर भी यहाँ का नहीं था। टीचर ने गुस्से में कहा, क्लास में चिल्लाने की क्या जरूरत थी? अगर सुनना नहीं है तो सो जाओ। लेकिन अर्जुन वर्मा ने उनकी बात को बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया। वो चुपचाप बैठ गया और खिड़की के बाहर देखने लगा, लेकिन उसकी आंखों में जो नजर आ रहा था वो कोई आम कॉलेज स्टूडेंट नहीं था। वो था एक ऐसे इंसान था जिसने नरक देखा हो। उसने धीरे से अपना फोन निकाला और टाइम देखा। टाइम देखते उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। तो मैं सच में वापस आ गया उस दुनिया से जहां सब खत्म हो चुका था। उसके दिमाग में सब कुछ साफ था। अभी दोपहर के 2 बजे है और ठीक 3 घंटे बाद शाम के 5 बजे दुनिया बदलने वाली थी। शाम के 5 बजे आसमान में एक अजीब सी रोशनी फैलेगी, एक ऑरोरा जो पूरी दुनिया को छू जाएगी और उसके बाद धरती पर मौजूद 60-70% जीव, इंसान हो या जानवर, सब कुछ बदल जाएगा। कुछ बन जाएंगे खतरनाक राक्षस और कुछ पाएंगे एक नई शक्ति जिसे कहा जाता है सुपर शक्ति। लेकिन अर्जुन को यह शक्ति कभी नहीं मिली थी। अपने पिछले जीवन में वो 8 साल तक जिंदा रहा, लेकिन कैसे? सीवर में छिपकर, चूहे खाकर और हर दिन मौत से भागकर। और आखिर में एक राक्षस ने उसका सिर जिंदा ही अलग कर दिया। लेकिन अब उसे एक और मौका मिला था। वो अचानक खड़ा हुआ, टीचर मुझे बाहर जाना है। बिना जवाब का इंतजार किए वो सीधे क्लास से बाहर निकल गया। अब उसका हर कदम तेज था, फिर दौड़ा और फिर पूरी स्पीड में भागना। वो सीधा स्कूल के पीछे के जंगल की तरफ जा रहा था। मेरे पास सिर्फ 3 घंटे हैं, उसने खुद से कहा। उसे याद था पिछली बार यहीं कहीं एक काला ड्रैगन पैदा हुआ था और वो कोई साधारण जीव नहीं था, बल्कि इतना खतरनाक कि उसने इंसानों को लगभग खत्म कर दिया था। लेकिन अगर ड्रैगन है तो पहले वो एक सांप था, और अगर वो सांप मिल जाए तो शायद इस बार कहानी बदल सकती है। अर्जुन जंगल में हर तरफ देखने लगा, पसीने में भीगा हुआ, लेकिन आंखों में सिर्फ एक ही लक्ष्य था, जिंदा रहना। लगभग 2 घंटे बाद उसे आखिरकार वो दिखा। एक पेड़ की छाया में एक काला सांप शांत बैठा हुआ, ब्लैक मम्बा। अर्जुन ने धीरे से कहा, यह सांप बेहद खतरनाक होता है और इसका जहर सीधा मौत देता है। लेकिन उसके दिमाग में डर नहीं था, बल्कि एक पागलपन भरा प्लान था। अगर मैं इसे खा लूं और ठीक उसी समय ऑरोरा आए तो शायद मैं भी इसके साथ बदल जाऊं। ये पागलपन था, लेकिन उसके लिए यही एक रास्ता था। तभी पास से एक आवाज आई, म्याऊं। एक जंगली बिल्ली धीरे धीरे उस सांप की तरफ बढ़ रही थी। अचानक सांप ने हमला किया, लेकिन बिल्ली उससे भी तेज थी। दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो गई। कुछ ही देर में सांप कमजोर पड़ गया और जमीन पर तड़पने लगा। अर्जुन की आंखों में चमक आ गई। आज किस्मत मेरे साथ है। जैसे ही बिल्ली उसे खाने वाली थी, अर्जुन अचानक दौड़कर आया और जोर से चिल्लाया। बिल्ली डरकर पीछे हट गई। उसने जल्दी से सांप को पकड़ा और टाइम देखा, 4:59 PM। बस कुछ ही सेकंड बचे थे। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। या तो आज सब बदल जाएगा या सब खत्म हो जाएगा। जैसे ही आसमान चमकने लगा और ऑरोरा उतरने लगी, अर्जुन ने बिना सोचे अपना मुंह खोला और पूरे सांप को जिंदा निकल लिया। अर्जुन ने अपनी पिछली जिंदगी में जिंदा रहने के लिए चूहा तक खाया था, इसलिए अब इस जहरीले सांप को निगलना उसके लिए सिर्फ थोड़ा असहज था, डरावना नहीं। जैसे ही उसने उस सांप को निगलना शुरू किया, उसे साफ महसूस हो रहा था
कि वो ब्लैक मम्बा उसके पेट के अंदर पागलों की तरह तड़प रहा है, उसकी आंतों में इधर उधर घूम रहा है। लेकिन अर्जुन ने दर्द को नजरअंदाज किया और धीरे धीरे करके उसे पूरा निगल गया। यहां तक कि निगलने के बाद भी वो उस सांप की आखिरी तड़प को अपने अंदर महसूस कर सकता था। और तभी आसमान में एक चमकदार रोशनी फैली, एक रहस्यमयी ऑरोरा पूरी दुनिया में फैल गई। उसी पल अर्जुन के शरीर के अंदर एक भयानक बदलाव शुरू हुआ। जो सांप अभी तक तड़प रहा था, अब जैसे आग बन चुका था। उसका पूरा शरीर अंदर से जलने लगा। आ आ अर्जुन दर्द से चीख उठा। उसे महसूस ही नहीं हुआ कि इस वक्त उसके शरीर के जीन्स तेजी से बदल रहे थे। कुछ ही सेकंड में उसकी आंखें लाल हो गई और उसने आसमान की तरफ देखकर जोर से दहाड़ मारी। उसके पूरे शरीर पर काले ड्रैगन जैसे स्केल्स उभर आए और उसके काले बाल धीरे धीरे सफेद होने लगे। वो जमीन पर गिर गया। उसका पूरा शरीर दर्द से तड़प रहा था, जैसे उसकी हड्डियां टूट टूट कर दोबारा बन रही हों। उसका खून मानो जल रहा था और दिल तेजी से धड़क रहा था। उसे साफ महसूस हो रहा था कि वो ब्लैक मम्बा अब उसके साथ एक हो रहा है। कुछ समय बाद उसकी पीठ से दो काले ड्रैगन निकल आए। खून बहा, लेकिन घाव तुरंत भर गए। उसके सिर पर सींग उगाए, दांत नुकीले हो गए और उसके शरीर पर एक काले ड्रैगन का निशान बनने लगा। कुछ ही सेकंड में सब कुछ वापस उसके शरीर में समा गया और उसकी छाती पर एक जिंदा सा दिखने वाला ड्रैगन टैटू बन गया। हाँ हाँ, सफल हो गया। अर्जुन हंस पड़ा। उसके चेहरे पर पागलपन और खुशी साफ दिखाई दे रही थी। अब उसके बाल पूरी तरह सफेद थे, आंखें खून की तरह लाल और उसके अंदर एक जबरदस्त ताकत बह रही थी। तभी अचानक उसके दिमाग में एक आवाज गूंजी, मास्टर। अर्जुन चौंक गया। कौन? मैं हूं, वही ब्लैक मम्बा जिसे आपने निगला था। अर्जुन हैरान रह गया। उसे समझ आया, अब वो और वो सांप एक ही बन चुके हैं। उसने मुस्कुराते हुए कहा, अब से तुम्हारा नाम काल होगा। तभी दूर से एक भयानक दहाड़ सुनाई दी। अर्जुन ने ऊपर देखा और जो उसने देखा वो पहले वाली बिल्ली अब एक डरावना राक्षस बन चुकी थी। 3 सिर, पंख और पूरे शरीर पर लोहे जैसे बाल। मास्टर, उसे मारो, काल ने कहा। लेकिन इससे पहले अर्जुन कूच करता, वो राक्षस खुद उस पर हमला कर चुका था। अर्जुन की आंखों में खतरनाक चमक आई और अगले ही पल वो गोली की तरह आगे बढ़ा। उसकी उंगलियां ड्रैगन के पंजों में बदल गईं और एक ही वार में उसने उस राक्षस को 2 टुकड़ों में काट दिया। खून चारों तरफ फैलने ही वाला था, लेकिन अर्जुन आसानी से खून की बूंदों से बच गया। इतना ताकतवर, उसने खुद से कहा। काल, इसे खा जाओ। जैसे ही ड्रैगन ने उस राक्षस को खाना शुरू किया, अर्जुन को अपने अंदर और भी ताकत महसूस होने लगी। समझ गया, मुझे ताकत पाने के लिए मजबूत शिकार को निगलना होगा। तभी शाओ ने कहा, मास्टर, चलिए अब उस इंसान को मारते हैं जिसने आपको पिछली जिंदगी में जानवर की तरह ट्रीट किया था। अर्जुन की आंखों में ठंडा गुस्सा उभर आया और उसके चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान आई। इस बार उसकी कहानी यहीं खत्म होगी। और इतना कहकर वो पहाड़ से नीचे उतर गया, अपने अगले शिकार की तरफ। रहस्यमयी ऑरोरा पूरी दुनिया पर फैल चुकी थी, लेकिन अर्जुन जानता था कि असली तबाही आने में अभी समय है। उसकी पिछली जिंदगी के अनुभव के अनुसार पूरी तरह से दुनिया के बदलने में करीब 2 से 3 घंटे लगते हैं। अभी के लिए सब कुछ सामान्य दिख रहा था। शाम के 5:25 हो चुके थे और अर्जुन स्कूल के पीछे वाले पहाड़ से नीचे उतर चुका था। उसका शरीर आधा नंगा था, बाल पूरी तरह सफेद और छाती पर बना काला ड्रैगन टैटू हर किसी का ध्यान अपनी तरफ खींच रहा था। स्कूल के बाहर छुट्टी हो चुकी थी, छात्रों की भीड़ लगी हुई थी। सब लोग अभी भी उस अजीब ऑरोरा के बारे में बात कर रहे थे। अर्जुन हल्की मुस्कान के साथ सोच रहा था, बस कुछ ही घंटों में तुम सबकी दुनिया बदलने वाली है। लेकिन वो अंदर नहीं गया। वो एक खास इंसान का इंतजार कर रहा था। समय हुआ 5:27 और तभी अर्जुन की नजर अपने शिकार पर पड़ी। एक अमीर लड़का सफेद कपड़ों में अपने दोस्तों के साथ हंसते हुए बाहर आ रहा था। यही था विवान मल्होत्रा। उसे देखते ही अर्जुन की आंखों में नफरत भर गई। पिछली जिंदगी में इन्हीं लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए अर्जुन को चारे की तरह इस्तेमाल किया था। उस दिन उसने अपनी 3 उंगलियां खो दी थीं और मौत के करीब पहुंच गया था। लेकिन आज कहानी अलग थी। अर्जुन बिना कुछ कहे
सीधे उनकी तरफ बढ़ा। कौन है बे तू? रास्ते से हट, एक अमीर लड़के ने गुस्से में कहा। विवान मल्होत्रा ने अर्जुन को देखा और हंसते हुए बोला, निकल यहां से। अर्जुन रुका नहीं। वो सीधा उसके सामने पहुंचा और बिना एक शब्द बोले उसकी गर्दन पकड़ ली। अगले ही पल उसने उसका एक हाथ खींचकर अलग कर दिया। चीख इतनी तेज थी कि आसपास खड़े सभी लोग जम गए। आ बचाओ! विवान मल्होत्रा दर्द से तड़प रहा था। उसका चेहरा डर से सफेद पड़ चुका था। बाकी लोग डर के मारे पीछे हट गए, लेकिन अर्जुन रुका नहीं। उसने उसका दूसरा हाथ भी जबरदस्ती तोड़ दिया। लड़कियों की चीखें चारों तरफ गूंजने लगीं। तू जानता है मैं कौन हूं? मेरे दादा कौन है? विवान मल्होत्रा चिल्ला रहा था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अर्जुन ने ठंडी आवाज में कहा, आज तेरे हर गुनाह की कीमत चुकानी पड़ेगी। और अगले ही पल उसने उसका घुटना कुचल दिया। आ चीख इतनी भयानक थी कि हर किसी के रोंगटे खड़े हो गए। तभी दो सिक्योरिटी गार्ड दौड़ते हुए आए। रुक जाओ! लेकिन जैसे ही उन्होंने अर्जुन की आंखों में देखा, उनके कदम वहीं रुक गए। उन आंखों में सिर्फ खून था और मौत। अर्जुन ने मौका नहीं गंवाया और दूसरे पैर को भी कुचल दिया। विवान मल्होत्रा अब पूरी तरह टूट चुका था और बेहोश हो गया। अर्जुन के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। आखिरकार! लेकिन तभी एक गार्ड ने हिम्मत जुटाई और उस पर हमला कर दिया। अर्जुन ने उसका डंडा एक हाथ से पकड़ लिया और दूसरे हाथ से सीधे उसके सीने पर वार किया, इतना तेज कि उसका शरीर पीछे उड़ गया और वहीं मर गया। चारों तरफ सन्नाटा छा गया। अब कोई आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर रहा था। अर्जुन ने नीचे देखा और बिना किसी भाव के विवान मल्होत्रा की गर्दन कुचल दी। सब खत्म। कुछ ही घंटों में तुम में से ज्यादातर लोग जिंदा नहीं बचोगे, अर्जुन ने ठंडी आवाज में कहा और वहां से मुड़ गया। भीड़ अपने आप हट गई। किसी की हिम्मत नहीं थी उसे रोकने की। कुछ ही सेकंड में अर्जुन भीड़ में गायब हो गया। अब असली खेल शुरू होने वाला था। शाम के ठीक 6:30 और उसी पल दुनिया बदल गई। हर तरफ अचानक एक इमरजेंसी न्यूज फैल गई। पूरे देश में रहस्यमयी ऑरोरा के बाद खतरनाक और विकृत राक्षस दिखाई देने लगे हैं। सभी लोग अपने घरों में रहें, दरवाजे बंद रखें, बाहर ना निकलें। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। कुछ ही मिनटों में हर शहर, हर गली, हर कोना नरक बन चुका था। लोग जो अभी तक इंसान थे, अचानक तड़पने लगे। उनके शरीर मरोड़ खाने लगे और अगले ही पल वो कुछ और बन गए। किसी का सिर फट गया और उसमें से निकला एक बिना आंखों वाला मुंहा जो सिर्फ निगलना जानता था। किसी के शरीर से टेंटिकल्स निकल आए, किसी के सीने पर आंखें उग आईं और फिर उन्होंने अपने ही लोगों को खाना शुरू कर दिया। चीखें, खून और दहशत, पूरा शहर गूंज रहा था। पेड़ भी अब सुरक्षित नहीं थे। उनकी शाखाओं से आंखों वाले टेंटिकल्स निकल रहे थे जो गुजरते इंसानों को पकड़कर जिंदा निगल रहे थे। ये वाकई में दुनिया का अंत था। लेकिन इस नरक के बीच एक इंसान शांत खड़ा था। अर्जुन एक ऊंची बिल्डिंग के 100वें फ्लोर पर वो खिड़की से नीचे देख रहा था जहां पूरा शहर बिखर चुका था। उसके आसपास 4 राक्षसों की लाशें पड़ी थीं। उसके हाथ में एक खास तलवार थी, इतनी तेज कि लोहे को भी ऐसे काट दे जैसे वो मक्खन हो। अर्जुन हल्का सा मुस्कुराया। 8 साल मैंने इस नरक में जिया था, इस बार मैं इसे जीतूंगा। तभी उसके दिमाग में एक आवाज गूंजी, मास्टर, पहले सामान इकट्ठा करें या सीधे बड़े शिकार पर जाएं। ये काल की आवाज थी। अर्जुन कुछ जवाब देता उससे पहले बचाओ! एक लड़की चीखती हुई अंदर घुसी, दरवाजा बंद किया और जमीन पर गिर गई। उसका शरीर कांप रहा था, चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। लेकिन अर्जुन बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हुआ। उसने बस एक नजर डाली और दरवाजे की तरफ बढ़ गया। लड़की के दिमाग में एक ही ख्याल आया, क्या मैं इसे इस्तेमाल कर सकती हूं? तभी दरवाजे पर जोर जोर से धमाके होने लगे। राक्षस बाहर थे। लड़की डर से कांप गई। मत खोलो, प्लीज मत खोलो। लेकिन अर्जुन ने दरवाजा खोल दिया। अगले ही पल 2 भयानक राक्षस अंदर घुसे। लेकिन बस एक सेकंड, तलवार चमकी और दोनों के सिर जमीन पर गिर चुके थे। खून चारों तरफ फैल गया। लड़की की आंखों में उम्मीद चमकी। प्लीज मुझे अपने साथ ले चलो। अर्जुन रुका, उसे देखा और ठंडी आवाज में बोला, तुम कौन हो? लड़की घबरा गई। मैं कुछ भी कर सकती हूं।
वो खुद को पेश करने लगी, लेकिन दफा हो जाओ। अर्जुन की आवाज बर्फ जैसी ठंडी थी। इस दुनिया में अब किसी की कोई कीमत नहीं है। उसने उसे वहीं छोड़ दिया और लिफ्ट में चला गया। नीचे हर फ्लोर पर राक्षस और चीखें थीं, लेकिन अर्जुन किसी की मदद नहीं कर रहा था, क्योंकि वो जानता था इस दुनिया में सबसे खतरनाक राक्षस इंसान खुद है। ग्राउंड फ्लोर पर पहुंचते ही 4 राक्षस उस पर टूट पड़े, लेकिन अर्जुन के लिए यह सिर्फ वार्म अप था। एक एक वार और सब खत्म। रात हो चुकी थी। आसमान में 2 चांद चमक रहे थे। काल ने पूछा, मास्टर अब कहाँ? अर्जुन ने आसमान की तरफ देखा और मुस्कुराया। अब हम अपना साम्राज्य बनाएंगे। पहले इस शहर के सबसे बड़े गैंग को अपने कब्जे में लेते हैं। और इतना कहकर अर्जुन अंधेरे में गायब हो गया। अब शिकार शुरू हुआ था। ये दुनिया अब पहले जैसी नहीं रही। नरक का दौर शुरू हो चुका है। यहां सिर्फ बाहर के राक्षस खतरनाक नहीं है, बल्कि इंसानों के अंदर छिपा अंधेरा उससे भी ज्यादा भयानक है। भूख, ताकत और जिंदा रहने की जिद, सब कुछ मिलकर इस दुनिया को एक जलते हुए नरक में बदल चुका है। अर्जुन वर्मा इस अंधेरी रात में अकेला चल रहा था। चारों तरफ मौत का सन्नाटा था। अभी तक उसे कोई सुपर वॉरियर नहीं दिखा था, और ये बात उसे पता थी, क्योंकि सुपर वॉरियर्स इन राक्षसों के बाद जागते हैं। अचानक एक विशाल, डरावना, विकृत कुत्ता, जिसका शरीर हाथी जितना बड़ा था और जिसके पूरे शरीर पर मुंह ही मुंह थे, अर्जुन के सामने आ गया। लेकिन 1 सेकंड भी नहीं लगा। छटाक! अर्जुन ने एक ही वार में उस राक्षस को 2 टुकड़ों में काट दिया। उसके पीछे मौजूद काले ड्रैगन काल तुरंत उस मांस पर टूट पड़े, और अगले ही पल अर्जुन को महसूस हुआ उसकी भूख धीरे धीरे खत्म हो रही है। अर्जुन की आंखों में चमक आई। अगर काल ऐसे ही खाता रहा तो पूरी दुनिया के राक्षस मेरा खाना बन जाएंगे। वो हल्का सा मुस्कुराया। शायद मैं अब इंसान नहीं रहा। अब हाल ये था कि कोई भी राक्षस अर्जुन के पास आने की हिम्मत नहीं कर रहा था। जैसे ही वो पास आता, सब भाग जाते। लेकिन एक समस्या अभी भी बाकी थी, प्यास। अर्जुन पानी ढूंढ ही रहा था कि ट्रर दूर से गोलियों की आवाज गूंज उठी। अर्जुन की आंखें चमक उठीं और वो अंधेरे में गायब हो गया। सीधे उसी दिशा में कुछ ही सेकंड में वो एक विशाल सुपरमार्केट के सामने था, जहां 20-30 सैनिक अपनी जान दांव पर लगाकर सैकड़ों राक्षसों से लड़ रहे थे। चारों तरफ गोलियों की बारिश और राक्षसों की डरावनी दहाड़। पूरा माहौल युद्ध का मैदान बन चुका था। फायर करो, सिर पर निशाना लगाओ, कैप्टन चिल्ला रहा था। लेकिन गोलियां खत्म होने वाली थीं और राक्षस खत्म होने का नाम नहीं ले रहे थे। तभी अचानक अंधेरे से एक भयानक हमला हुआ। एक तेज टेंटिकल निकला और कुछ ही सेकंड में 3-4 सैनिकों को भेद कर उन्हें घसीट कर ले गया। सैनिक डर गए। कोई बड़ा राक्षस है अंधेरे में। और तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको जड़ कर दिया। सारे राक्षस एक एक करके पीछे हटने लगे, जैसे किसी असली दानव के लिए रास्ता बना रहे हों। सैनिकों के हाथ कांपने लगे। क्या कोई और बड़ा राक्षस आ रहा है? लेकिन अगले ही पल जो उन्होंने देखा, उसने उनकी सोच बदल दी। वो कोई राक्षस नहीं था, वो था अर्जुन वर्मा। सफेद बाल, खून जैसी लाल आंखें, नंगा सीना, और उसके पीछे 2 भयानक काले ड्रैगन। जहां से वो गुजर रहा था, राक्षस रास्ता छोड़ रहे थे। कैप्टन ने बंदूक तानी। तुम इंसान हो या राक्षस? अर्जुन हल्का सा मुस्कुराया। दोनों। और मैं यहां लड़ने नहीं आया। मुझे बस पानी चाहिए। और फिर वो बिना रुके सीधे सुपरमार्केट के अंदर चला गया। अंदर 100 से ज्यादा लोग डर के मारे कांप रहे थे, लेकिन अर्जुन जैसे उन्हें देख ही नहीं रहा। वो सीधा गया और पानी उठाकर पीना शुरू कर दिया। 1 बोतल, 2, 3, 10, 20। सब लोग उसे घूर रहे थे, जैसे कोई राक्षस पानी पी रहा हो। लेकिन अर्जुन रुका नहीं, जब तक उसकी प्यास थोड़ी शांत नहीं हुई। तभी अचानक भीड़ में से एक आदमी जोर से हंसने लगा। हा हा हा, मैं जाग गया। मैं सुपर वॉरियर बन गया। उसके हाथ में नीला चमकता हुआ चिन्ह दिखाई दिया, और अगले ही पल एक शक्तिशाली आर्मर उसके शरीर पर चढ़ गया। सब लोग हैरान रह गए, लेकिन उस आदमी की नजरें सीधे अर्जुन पर टिक गईं। तू?
जो ना इंसान है न राक्षस। घुटनों पर गिर और मरने के लिए तैयार हो जा। अर्जुन ने धीरे से अपनी जीभ होंठों पर फेरी और हल्का सा मुस्कुराया। उसकी आंखों में एक खतरनाक चमक थी। तू मुझे मारना चाहता है। और यहीं से कहानी एक नए मोड़ पर जाने वाली थी। सुपरमार्केट के अंदर, जहां हर कोई डर से कांप रहा था, वहीं पहली बार अर्जुन वर्मा का सामना एक असली सुपर वॉरियर से हुआ। वो आदमी गहरे नीले आर्मर में ढका हुआ था। उसका नाम था रोहन मेहता। उसकी हथेली से एक चमकती हुई लाइट तलवार निकल आई। उसकी आंखों में गुस्सा साफ दिख रहा था। रोहन मेहता गुस्से में चिल्लाया, तू इंसान नहीं है, तू एक खतरा है, और आज मैं तुझे खत्म कर दूंगा। अर्जुन बस हल्का सा मुस्कुराया। उसकी लाल आंखें सीधे रोहन की आत्मा को चीर रही थीं। अर्जुन ने ठंडी आवाज में कहा, अभी पैदा हुआ है और खुद को हीरो समझने लगा है। अगले ही पल धाड़ रोहन मेहता तलवार लेकर अर्जुन पर झपटा। लेकिन अर्जुन ने धीरे से फुसफुसाया, मर। और उसी पल उसकी पीठ से निकले दो काले ड्रैगन काल बिजली की तरह आगे बढ़े। एक ड्रैगन ने रोहन की तलवार को जकड़ लिया और दूसरे ने सीधे उसकी गर्दन को चीर दिया। एक ही सेकंड में तलवार टूट गई, आर्मर फट गया और रोहन मेहता का सिर धड़ से अलग हो गया। चारों तरफ खून ही खून। लोगों की चीखें गूंज उठीं। कोई समझ ही नहीं पाया कि अभी क्या हुआ है। अर्जुन ने चारों तरफ देखा। अर्जुन ने ठंडी आवाज में कहा, मैं इंसानों का दुश्मन भी बन सकता हूं और उनका रक्षक भी। ये फैसला अब इंसानों के हाथ में है। और वो बिना पीछे देखे वहां से चला गया। बाहर अंधेरा और गहरा हो चुका था। अचानक कुछ हिलता हुआ दिखाई दिया। धीरे धीरे एक विशाल दानवीय आकृति सामने आई। उसके शरीर पर रेंगते हुए टेंटिकल्स, 6 पैर, 9 पंजे और पेट पर डरावनी आंखें। वो अजीब सी हंसी हंस रहा था, जैसे अर्जुन उसका अगला शिकार हो। लेकिन अर्जुन के चेहरे पर डर नहीं था। अर्जुन हल्का सा मुस्कुराया। आखिर कुछ मजेदार मिला। धम, जमीन फट गई और अर्जुन हवा में गायब। अगले ही पल वो उस राक्षस के सामने खड़ा था। तलवार निकली और एक ही वार में पूरा शरीर 2 टुकड़ों में कट गया। काल तुरंत उस पर टूट पड़ा। काल अंदर से हल्की आवाज में, मास्टर, ये ऊर्जा बहुत शुद्ध है। जैसे जैसे काल उसे निगल रहा था, अर्जुन की ताकत बढ़ती जा रही थी। अर्जुन ने आंखें बंद करके महसूस किया, यही है असली शक्ति। रात और गहरी हो चुकी थी। अब अर्जुन युनचेंग के सबसे खतरनाक गैंग, ब्लैक ड्रैगन गैंग के अड्डे पर पहुंच चुका था। अंदर गुंडे जश्न मना रहे थे। उनके सामने एक लड़की बंधी हुई थी, मीरा चौहान, जो कि शहर के सबसे ताकतवर आदमी अरविंद चौहान की बेटी थी। विक्रम राणा हंसते हुए बोला, देखा बॉस, क्या माल पकड़ के लाया हूं। भास्कर राणा शराब पीते हुए हंसा, आज तो मजा आ जाएगा। लेकिन मीरा की आंखों में डर नहीं था। मीरा चौहान ने ठंडी आवाज में कहा, तुम लोगों ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। अचानक दरवाजा धड़ाम से खुला। एक घायल आदमी अंदर फेंका गया और उसके पीछे सफेद बाल, लाल आंखें, पीठ पर 2 खतरनाक ड्रैगन वाला अर्जुन वर्मा धीरे धीरे चलता हुआ आ रहा था। पूरा हॉल खामोश। अर्जुन ने किसी को देखा भी नहीं। सीधे पानी के कैन के पास गया और पूरा का पूरा पानी एक ही बार में पी गया। सब लोग डर से जमे हुए थे। फिर अर्जुन मुड़ा। अर्जुन ने शांत लेकिन भारी आवाज में कहा, सब एक साथ आ जाओ। अगर जीत गए तो बच जाओगे और अगर हार गए तो मेरे गुलाम बन जाओगे। भास्कर राणा गुस्से में चिल्लाया, तू है क्या, इंसान या राक्षस? अर्जुन हल्का सा हंसा, तुम सब मिलकर भी ये तय नहीं कर पाओगे। तभी मीरा चौहान की आंखें फैल गईं। मीरा चौहान घबराकर बोली, ये वही है जिसने विवान मल्होत्रा को मारा था। बस इतना सुनते ही भास्कर राणा चिल्लाया, सब लोग आर्मर ऑन करो। विक्रम राणा और बाकी गैंग लीडर्स अपने अपने आर्मर एक्टिवेट करते हैं और अगले ही पल सब अर्जुन पर टूट पड़ते हैं। अंधेरी अंडरग्राउंड फाइट एरिना, हवा में खून और पसीने की गंध घुली हुई। 4 सुपर वॉरियर अर्जुन वर्मा की तरफ तेजी से बढ़ रहे थे। उनके आर्मर चमक रहे थे, हथियार जल रहे थे। ब्लैक ड्रैगन गैंग के चारों लीडर पूरी ताकत से अर्जुन वर्मा की तरफ बढ़ रहे थे। उनकी स्पीड एक आम इंसान के लिए बिजली जैसी थी, लेकिन अर्जुन की नजरों में वो बस रेंगते हुए कीड़े थे।
उसकी लाल आंखें उन सब की चाल को पढ़ रही थीं। चारों एक साथ अर्जुन की ओर झपटे और सीधे अर्जुन की गर्दन की तरफ एक वार आया, लेकिन अर्जुन ने सीधे हाथ बढ़ाकर उस वार को अपने नंगे हाथों से पकड़ लिया। अगले ही पल अर्जुन ने इतनी भयानक ताकत के साथ एक ही किक मारी कि चारों के आर्मर एक साथ फट गए और उनके शरीर किसी तोप के गोले की तरह उड़ते हुए दीवार से टकराए और वहीं खामोश हो गए। पूरा हॉल जैसे जम सा गया था। कोई हिल नहीं रहा था, कोई सांस तक लेने की हिम्मत नहीं कर रहा था। अर्जुन उनकी तरफ देखते हुए शांत आवाज में बोला, मर गए? लगता है ताकत थोड़ी ज्यादा लग गई। अर्जुन ने उनके हाथ में पकड़ी लाइट तलवार को आसानी से मसलकर तोड़ दिया और फिर उसकी नजर बाकी लोगों पर गई। भास्कर राणा, विक्रम राणा और मीरा चौहान तीनों के चेहरे पर डर साफ था। भास्कर राणा ने कांपती आवाज में पूछा, तू चाहता क्या है? अर्जुन धीरे धीरे आगे बढ़ा, सोफे पर बैठ गया, सिगरेट निकाली और एक कश लिया। फिर बोला, बहुत सिंपल है, आज से तुम सब मेरे आदमी हो। मैं तुम्हें बचाऊंगा और तुम मेरे लिए काम करोगे। मुझे चाहिए साफ पानी। यह सुन पूरा हॉल फिर चुप हो गया। भास्कर राणा समझ चुका था ये लड़ाई अब जीतना नामुमकिन है, तो उसने सिर झुका दिया और बोला, हम तैयार हैं। विक्रम, राणा और बाकी लोग भी धीरे धीरे झुक गए। अर्जुन की नजर अब मीरा चौहान पर गई। वो अभी भी खड़ी थी, अपने सिल्वर आर्मर में, आंखों में गुस्सा लेकिन अंदर डर। मीरा बोली, मैं इन लोगों के साथ नहीं हूं, मुझे जबरदस्ती यहां लाया गया है। अर्जुन ने ठंडी नजर से उसे देखा और बोला, अब फर्क नहीं पड़ता, तू सुपर वॉरियर है और अब मेरे साथ है। कुछ सेकंड मीरा चुप रही, फिर धीरे से बोली, ठीक है। अर्जुन हल्का सा मुस्कुराया, अच्छा है, भागने की कोशिश मत करना, नहीं तो मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा और जिंदा खा जाऊंगा। उसकी पीठ के पीछे काल के रूप में दो काले ड्रैगन धीरे से हिले और हल्की सी गुर्राहट गूंजी। मीरा का चेहरा सख्त हो गया और बोली, मैं घर जाना चाहती हूं। अर्जुन ने बिना सोचे जवाब दिया, जा सकती है, लेकिन याद रखना अब ये जगह हमारा अड्डा है और जब बुलाऊं वापस आना पड़ेगा। मीरा बिना पीछे देखे वहां से चली गई। कुछ पल बाद भास्कर राणा धीरे से बोला, मालिक, वो वापस नहीं आएगी। अर्जुन ने सिगरेट का आखिरी कश लिया और शांत आवाज में कहा, जो मरना चाहता है उसे कोई नहीं रोक सकता। उसने सिगरेट नीचे फेंकी और कुचल दी, फिर बोला, एक कमरा तैयार करो, मुझे नहाना है। भास्कर तुरंत बोला, जी मालिक। और बाकी लोग अभी निकलो, जितना हो सके साफ पानी इकट्ठा करो। सब लोग तुरंत हरकत में आ गए। रात गहरी हो चुकी थी। यूनचेंग शहर आग में जल रहा था। हर तरफ चीखें, गोलियों की आवाज और राक्षसों की दहाड़ गूंज रही थी। आसमान में फाइटर जेट्स उड़ रहे थे, लेकिन कई हवा में ही फट रहे थे। सड़क पर टैंक्स, आर्मी और सुपर वॉरियर्स सब एक ही चीज से लड़ रहे थे, म्यूटेंट डरावने जीवों से। इस दुनिया में राक्षसों को 6 मुख्य लेवल में बांटा गया है। सबसे नीचे साधारण लेवल के जीव आते हैं। यह सबसे निचले स्तर के म्यूटेंट हैं। इन्हें सामान्य बंदूकों से मारा जा सकता है। इसके बाद अभिशाप और फिर ट्रू स्पीशीज का लेवल आता है। ये राक्षस बेहद डरावने होते हैं क्योंकि इनमें बुद्धि विकसित होने लगती है और ये साधारण जीवों को आदेश देने की क्षमता रखते हैं। इनसे ऊपर लॉर्ड लेवल होता है, जो राक्षसों के बीच एक लॉर्ड या सामंत की तरह माने जाते हैं। इविल सीड लेवल के राक्षस किसी राजा के समान होते हैं, जिनका क्रोध लाखों लोगों की मृत्यु का कारण बन सकता है। सबसे शक्तिशाली स्तर डिजास्टर लेवल है, नास्टर लेवल के, जिसका उदाहरण ब्लैक माम्बा है। इस लेवल का राक्षस एक ऐसा जीव है जिसका कोई प्राकृतिक दुश्मन नहीं है। जब भी कोई डिजास्टर लेवल का राक्षस प्रकट होता है तो वह मानवता के लिए विनाशकारी साबित होता है, क्योंकि यहां तक कि सेना के बमवर्षक विमान और सुपर वॉरियर्स भी इनके सामने टिक नहीं पाते। अर्जुन वर्मा भी एक इसी लेवल के राक्षस ब्लैक मम्बा को खाकर उससे एक हुआ था और एक ऐसा इंसान बन पाया जिसका कोई मुकाबला नहीं है। एक ही आसमान में 2 चांद चमक रहे थे और रात किसी अजीब सी खामोशी में डूबी हुई थी। पूरे देश में हर तरफ खतरनाक और अजीब राक्षस तबाही मचा रहे थे। इंसान, जानवर, पेड़ पौधे, यहां तक कि कीड़े भी, लगभग 70% जीव अब बदल चुके थे। मतलब हर 10 में से 7 अब इंसान नहीं रहे थे।
इंपीरियल आर्मी भी भारी नुकसान झेल चुकी थी और कई शहरों के युद्ध क्षेत्र पूरी तरह राक्षसों के कब्जे में जा चुके थे। अब साधारण इंसान इन राक्षसों के सामने बिल्कुल असहाय थे। अरविंद चौहान टावर के बाहर हालात और भी भयानक होते जा रहे थे। चारों तरफ धमाकों की आवाजें गूंज रही थीं। 1 दर्जन से ज्यादा सुपर वॉरियर्स लगातार राक्षसों से लड़ रहे थे। उनका लीडर टाउटी आर्मर पहने हुए था, जिसके हाथ में भारी हथियार था और वो लगातार दुश्मनों को खत्म कर रहा था। अभी फ्लेम आर्मर पहने एक महिला तेजी से उसके पास आई और बोली कि हालात अब संभाल से बाहर हो रहे हैं। उसने कहा कि राक्षस बहुत ज्यादा है और अब उन्हें पीछे हटना चाहिए। पुरुष कुछ देर चुप रहा, फिर भारी आवाज में बोला कि वह बस अपनी बेटी का इंतजार कर रहा था, लेकिन शायद अब वह कभी वापस नहीं आएगी। तभी अचानक अंधेरे से एक नई आकृति सामने आई। आइस आर्मर पहने एक लड़की, जिसके हाथ में बर्फ का धनुष था, सीधे युद्ध में उतर आई। उसने जोर से कहा कि उसके पिता से मिलने की हिम्मत किसने की। वह मीरा चौहान थी, थकी हुई लेकिन अभी भी लड़ने के लिए तैयार। उसके आने के बाद स्थिति थोड़ी संभली और सभी लोग धीरे धीरे अरविंद चौहान टावर के अंदर पीछे हट गए। एलिवेटर के अंदर सभी ने अपने हेलमेट उतारे और थोड़ी राहत की सांस ली। मीरा ने अपने पिता से पूछा कि उसकी मां और बहन सुरक्षित है या नहीं। उसके पिता ने जवाब दिया कि वे सब सुरक्षित हैं और नीचे बने शेल्टर में है। अरविंद चौहान, जो एक बड़े बिजनेसमैन थे, अब सिर्फ एक पिता बनकर रह गए थे। टावर के नीचे एक ऐसा शेल्टर था जो न्यूक्लियर वॉर भी झेल सकता था, लेकिन अब हालात ऐसे थे कि वो भी सिर्फ एक अस्थायी उम्मीद बनकर रह गया था। रात और गहराती जा रही थी और सेना धीरे धीरे पीछे हटने लगी, क्योंकि गोला बारूद खत्म हो रहा था। अंडरग्राउंड बॉक्सिंग रिंग में अर्जुन वर्मा शांत खड़ा था। उसके साथी ने कहा कि उन्हें यहां ज्यादा देर नहीं रुकना चाहिए और वेस्ट के मिलिट्री बेस की तरफ जाना चाहिए, लेकिन अर्जुन ने शांत आवाज में कहा कि भागना कोई विकल्प नहीं है। उसने बताया कि जब कोई राक्षस मरता है तो उसकी ऊर्जा जमीन में समा जाती है और वहां एक खास फल उगता है। अगर उसे सही समय पर खा लिया जाए तो शक्ति बढ़ सकती है, लेकिन वो केवल 12 घंटे तक ही रहता है। उसके बाद वो खुद एक नए राक्षस में बदल जाता है। यह सुनकर वहां मौजूद लोग हैरान रह गए। अर्जुन वर्मा के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई और उसने कहा कि अब उन्हें भागना नहीं बल्कि यही रहकर लड़ना होगा। अब समय आ गया है राक्षसों को खत्म करने का और खुद को बदलने का। कमरे में कुछ पल के लिए पूरी खामोशी छा गई। फिर अर्जुन ने धीरे से कहा कि अगर वो लड़की कल तक वापस नहीं आई तो वो मर जाएगी। अपने पिछले जीवन में अर्जुन वर्मा ने कभी नहीं सोचा था कि वह कितनी बार बिना किसी हमले के शहर के बाहर चल पाएगा, लेकिन अब यह सच हो चुका था। अंधेरे शहर में जहां से वह गुजरता, साधारण लेवल और तरु स्पीशीज राक्षस उससे डरकर दूर भाग जाते थे, जैसे वे किसी बड़े खतरे को महसूस कर रहे हो। सिर्फ लार्ड लेवल राक्षस ही उस पर हमला करने की हिम्मत रखते थे। एक हाई स्कूल के बाहर चिड़ियाघर की ओर जाते रास्ते में अचानक 3 एलियन लेवल राक्षसों ने उसे घेर लिया। कुछ ही सेकंड में वह लड़ाई खत्म हो गई और सभी राक्षस गिर चुके थे। पास में छिपे सुपर वॉरियर्स यह देखकर दंग रह गए। वे समझ ही नहीं पा रहे थे कि यह इंसान है या कोई और अस्तित्व। उसके पीछे 2 ड्रैगन जैसी शक्तियां घूम रही थीं। उसकी लाल आंखें और सफेद बाल उसे पूरी तरह एक दैत्य जैसा बना रहे थे। अर्जुन वर्मा ने स्कूल की ओर देखा और उसकी आवाज पूरे इलाके में गूंज उठी। आर्यन शुक्ला, बाहर आओ। भीतर छिपे सभी सुपर वॉरियर्स
तुरंत सतर्क हो गए। डर और तनाव साफ महसूस हो रहा था। कुछ देर बाद आर्यन शुक्ला बाहर आया। उसने अर्जुन को ध्यान से देखा और पूछा, तुम मुझे जानते हो? अर्जुन हल्के से मुस्कुराया, हां, और मैं तुमसे और तुम्हारे लोगों से मिलना चाहता हूं। आर्यन शुक्ला ने तुरंत सवाल किया, तुम इतने शक्तिशाली कैसे हो? अर्जुन ने शांत स्वर में जवाब दिया, जिन 3 एलियन लेवल राक्षसों को मैंने अभी मारा वे दूसरे लेवल के थे, और तुम्हारा शूरा आर्मर अभी केवल 1 स्टार है। यह सुनकर आर्यन शुक्ला चुप हो गया। कुछ पल बाद आर्यन शुक्ला ने पूछा, अगर हम तुम्हारे साथ आते हैं तो हमें क्या करना होगा? अर्जुन ने साफ कहा, तुम यही रहोगे। ये जगह सुरक्षित है। जब भी खतरा आएगा मैं संभालूंगा, लेकिन एक शर्त है, तुम सब मेरी बात मानोगे। फिर वह थोड़ा रुका और आगे कहा, मैं अभी जा रहा हूं, लेकिन मैं वापस आऊंगा। उसने स्कूल की ओर आखिरी बार देखा और बोला, यहां मत निकलना जब तक मैं लौट ना आऊं। इसके बाद वह मुड़ा और धीरे धीरे अंधेरे शहर की ओर चल पड़ा। आर्यन शुक्ला उसे जाते हुए देखता रहा और मन ही मन सोचता रहा कि यह इंसान आखिर है क्या। रास्ते में चलते हुए अर्जुन वर्मा ने शक्ति के नियम समझाने शुरू किए। शक्ति बढ़ाने के 2 तरीके हैं। पहला, सूर्य की ऊर्जा से विकास, और दूसरा, ईविल सीड से मिलने वाला फल। जब कोई एलियन मरता है तो उसकी ऊर्जा जमीन में समा जाती है और वहां एक ईविल सीड फल उगता है। अगर उसे खा लिया जाए तो शक्ति बढ़ती है, लेकिन वो केवल 12 घंटे तक रहता है। उसके बाद वो एक डिजास्टर लेवल राक्षस बन जाता है। तभी उसने आगे बढ़ते हुए धीमी आवाज में कहा, मैं चिड़ियाघर जा रहा हूं। वहां कुछ ऐसा है जिसे मुझे हासिल करना है। मैं जल्दी लौटूंगा। इसके बाद वो और गहराई में अंधेरे शहर की तरफ चला गया। अंधेरे शहर में राक्षस उसके आसपास आने से डर रहे थे। उसकी मौजूदगी ही उनके लिए खतरा थी। तभी अचानक सामने एक सफेद 9 पूंछ वाली लोमड़ी आ खड़ी हुई। यह एक ईविल सीड लेवल डिजास्टर प्राणी था। कुछ ही देर में एक और आवाज गूंजी, यह मेरी है। अंधेरे में एक विशाल आकृति प्रकट हुई, डिजास्टर लेवल चूहा लार्ड रात्रराज। उसके आते ही हजारों चूहे चारों तरफ फैल गए और पूरा वातावरण भयावह हो गया। अर्जुन वर्मा ने शांत होकर देखा और हल्की मुस्कान के साथ कहा, आखिर यह लड़ाई शुरू हो ही गई है। इस दुनिया में डिजास्टर लेवल को 2 भागों में बांटा गया था, कमजोर और मजबूत। चूहा लार्ड जैसे डिजास्टर लेवल को सबसे कमजोर माना जाता था, लेकिन फिर भी वह इवन स्पीशीज से कहीं ज्यादा शक्तिशाली था। अंधेरे में सैकड़ों विकृत चूहों ने अर्जुन वर्मा और सफेद 9 पूंछ वाली लोमड़ी को घेर लिया था। चूहा लार्ड धीरे धीरे सामने आया। उसके मुंह में एक इंसानी हाथ था। उसकी नजर अर्जुन वर्मा पर पड़ी और वह रुक गया। उसने धीमी आवाज में पूछा, तुम कौन हो? उसके भीतर एक अजीब सा डर था, जैसे उसकी रक्त रेखा किसी बड़ी शक्ति के सामने झुक रही हो। भाई ब्लैक ड्रैगन, मुझे बचाओ। सफेद 9 पूंछ वाली लोमड़ी अचानक बदल गई और उसका नाम काव्या राय था। उसका शरीर एक खूबसूरत स्त्री रूप में बदल गया। सफेद फर की पोशाक, चांदी जैसे बाल और 9 पूंछें उसके पीछे फैल गई। वो अब पूरी तरह एक अभिशाप स्पीशीज थी। चूहा लार्ड ने आंखें सिकोड़ ली। मैं झंझट नहीं चाहता, हट जाओ। अर्जुन वर्मा मुस्कुराया, हट जाऊं और तुम्हें छोड़ दूं? कितना बुरा सौदा होगा। उसकी आंखों में खून जैसा इरादा चमक उठा। अर्जुन वर्मा का शरीर बदलने लगा। उसके सिर पर ड्रैगन हॉर्न निकल आए। त्वचा पर
काले ड्रैगन स्केल उभर आए। हवा भारी हो गई। चूहा लॉर्ड तीसरे स्तर का डिजास्टर लेवल था, लेकिन अब अर्जुन वर्मा भी अपनी पूरी शक्ति दिखाने वाला था। आओ, चूहा लॉर्ड ने सैकड़ों चूहों को आगे भेज दिया, लेकिन काव्या राय तुरंत सामने आ गई। इन छोटे चूहों को मैं संभालती हूं। और लड़ाई शुरू हो गई। अर्जुन वर्मा आगे बढ़ा। उसकी तलवार से काली ड्रैगन ऊर्जा निकल रही थी। हर वार के साथ हवा फट रही थी। चूहा लॉर्ड उसे पीछे धकेल नहीं पा रहा था। पहली टक्कर में ही उसके शरीर पर गहरे घाव बन गए। चूहा लॉर्ड गुस्से में दहाड़ा। उसने पूरी ताकत झोंक दी, लेकिन अर्जुन वर्मा की गति कई गुना तेज थी। तलवार की काली लहरें लगातार उसे चीर रही थी। चूहा लॉर्ड अब सिर्फ बचाव कर रहा था। अब खत्म। अर्जुन वर्मा ने 1 सेकंड में 5 वार किए। काली तलवार की लहरें हवा को चीरते हुए आगे बढ़ी। चूहा लॉर्ड चीख उठा, लेकिन अगले ही पल उसका शरीर टूटने लगा। लड़ाई खत्म हो चुकी थी। काव्या राय धीरे धीरे उसके पास आई। तुमने मेरी जान बचाई, मैं अब तुम्हारे साथ रहना चाहती हूं। अर्जुन वर्मा ने उसे देखा। उसके भीतर कुछ अजीब सा महसूस हुआ, लेकिन उसने कहा, ठीक है, मेरे साथ चलो। और दोनों अंधेरे की ओर चल पड़े। रात का समय था। 1 बज चुका था। अंधेरे शहर की सड़कों पर काव्या राय बेचैनी के साथ अर्जुन वर्मा के पीछे पीछे चल रही थी। जैसे जैसे वो आगे बढ़ते गए, काव्या को एहसास हुआ कि शायद वो ही ज्यादा सोच रही थी। उसने तुरंत कदम तेज किए, अर्जुन के पास पहुंची और हल्की घबराहट के साथ पूछा, भाई ब्लैक ड्रैगन, हम कहां जा रहे हैं? मुझे लगता है हमें और राक्षसों को निगलना चाहिए, ताकत बढ़ाने के लिए। अर्जुन वर्मा बिना रुके शांत लेकिन ठंडी आवाज में बोला, छोटे मोटे राक्षसों को निगलने से कुछ नहीं होगा। मुझे एक जगह पता है, एक बंदर चिड़ियाघर, जहां कम से कम 20 से 30 लार्ड लेवल के बंदर हैं, 3 अभिशाप लेवल और एक सबसे खतरनाक टॉप लेवल अभिशाप। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। पहले उन्हें खत्म करेंगे। उसकी रफ्तार इतनी तेज थी कि वो लगभग 80 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से आगे बढ़ रहा था, जैसे उसके दिमाग में सिर्फ एक ही लक्ष्य गामा। आज रात उसे और ताकतवर बनना था। तभी काव्या राय ने धीमी आवाज में कहा, भाई ब्लैक ड्रैगन, वो जगह अब एक शेल्टर बन चुकी है। अर्जुन अचानक रुक गया। उसकी आंखें सिकुड़ गई। क्या कहा? उसने तुरंत अपने दिमाग में यादें खंगालनी शुरू की, लेकिन उसे ऐसी कोई बात याद नहीं आई। काव्या ने समझाते हुए कहा, मुझे भी नहीं पता कैसे, लेकिन वो जगह अब एक किले जैसी बन चुकी है। 200 मीटर ऊंची दीवारें, ऊपर हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक ग्रिड, हम अंदर नहीं जा सकते। अर्जुन कुछ पल चुप रहा। फिर उसके मन में एक ख्याल आया, क्या कोई और भी है मेरी तरह, जो पहले ही पुनर्जन्म ले चुका हो और जिसके पास ऐसा पैसा हो कि वो ऐसा किला बना सके? उसके चेहरे पर गंभीरता आ गई, जैसे वो खुद ही अपने शक को सच मान रहा हो। लगभग 10 मिनट बाद दोनों उस जगह पहुंच गए जहां कभी चिड़ियाघर हुआ करता था, लेकिन अब वो एक विशाल किले में बदल चुका था। 200 मीटर ऊंची दीवारें, ऊपर घूमती टरबाइन और पूरी दीवार पर फैला हुआ बिजली का जाल, इतना मजबूत कि 6ठे या 7वें स्तर के राक्षस भी उसे तोड़ नहीं सकते थे। काव्या राय ने हैरानी से उसे देखा। इंसान सच में कमाल के होते हैं। ये तो किसी चमत्कार से कम नहीं। दीवारों के बाहर हजारों राक्षस इकट्ठा थे, कुछ चढ़ने की कोशिश करते, लेकिन जैसे ही वो ऊपर पहुंचते, बिजली के झटके से जलकर नीचे गिर जाते। आसमान में उड़ने वाले राक्षस भी अंदर घुसने की कोशिश करते, लेकिन ग्रिड को छूते ही चिंगारियों में बदल जाते। अर्जुन वर्मा ये सब चुपचाप देख रहा था। उसने जेब से फोन निकाला और जैसे ही स्क्रीन देखी,
उसकी आंखें हल्की सी चौड़ी हो गई। नेटवर्क, सैटेलाइट नेटवर्क चालू था। उसने धीरे से कहा, "ये अभी कैसे?" उसे साफ याद था कि पिछली जिंदगी में यह सब शुरू होने में 15 दिन लगे थे, लेकिन अब सब कुछ पहले ही बदल चुका था। तभी आसमान में तेज गर्जना हुई। दर्जनों फाइटर जेट शहर के ऊपर आ चुके थे और कुछ ही सेकंड में बमबारी शुरू हो गई। राक्षसों के झुंड पर लगातार हमले होने लगे, लेकिन ज्यादा देर नहीं लगी। उड़ने वाले राक्षसों के झुंड ने जवाबी हमला कर दिया। सैकड़ों की संख्या में आसमान आग और धुएं से भर गया और एक के बाद एक फाइटर जेट नीचे गिरने लगे। अर्जुन वर्मा ने आसमान की तरफ देखा और धीरे से कहा, "यह दुनिया अब वैसी नहीं रही।" उसने फोन खोला और वीडियो देखने लगा। स्क्रीन पर एक खबर चल रही थी। मुक्ति अग्रवाल ग्रुप की चेयरमैन, जिसने 2 महीने पहले इस चिड़ियाघर को खरीदकर इस विशाल शेल्टर का निर्माण किया। अर्जुन की आंखों में समझ आ गया, तो ये भी मेरी तरह पुनर्जन्म ले चुकी है, और शायद उसी ने पहले ही इस आपदा की जानकारी दे दी थी। काव्या ने हैरानी से पूछा, "भाई ब्लैक ड्रैगन, तुम इंसानों का ये फोन कैसे चला रहे हो?" लेकिन अर्जुन ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस वीडियो देखता रहा। फिर एक और खबर सामने आई। यूनगर सेना प्रमुख कैप्टन राजवीर सिंह सभी जीवित लोगों से अपील, "छिपकर रहे, सेना आपकी मदद करेगी। सुपर वॉरियर्स हमारे साथ जुड़े, हम इस लड़ाई को अंत तक लड़ेंगे।" अर्जुन के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उसे इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसकी नजर फिर उस किले पर गई। काव्या ने धीरे से कहा, "चलो यहां से चलते हैं, हम अंदर नहीं जा सकते।" तभी भारी आवाज के साथ उस किले का विशाल दरवाजा खुला और अंदर से 100 से ज्यादा सुपर वॉरियर्स बाहर निकल आए। उस किले जैसे शेल्टर को अंदर से बेहद शानदार तरीके से बनाया गया था। बिजली के लिए सोलर जनरेटर, विंड टरबाइन, हर संभव व्यवस्था मौजूद थी। सुरक्षा इतनी मजबूत थी कि जमीन तक को खास कंक्रीट से तैयार किया गया था, ताकि कोई भी गड्ढा खोदने वाला राक्षस अंदर प्रवेश न कर सके। इसके अलावा अंदर छोटे छोटे कारखाने भी थे, जहां रोजमर्रा की जरूरत की चीजें बनाई जा रही थीं। पानी की कोई कमी नहीं थी। कई कुएं खुदवाए गए थे और 10 से ज्यादा धान के खेत भी मौजूद थे। बाहर की दुनिया पूरी तरह अराजकता में डूबी हुई थी, लेकिन इस शेल्टर के अंदर शांति और व्यवस्था बनी हुई थी। तभी अचानक भारी आवाज के साथ उस किले का विशाल लोहे का दरवाजा खुला और एक साथ 100 से ज्यादा सुपर वॉरियर्स बाहर निकल पड़े। ये सभी बेहद शक्तिशाली थे और बाहर निकलते ही उन्होंने आसपास मौजूद राक्षसों का सफाया करना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में जो इलाके राक्षसों से भरे हुए थे, वहां सिर्फ उनकी लाशें बची थीं। इसके बाद वो सभी उन मरे हुए राक्षसों के शरीर उठाकर वापस अंदर ले जाने लगे। काव्या राय ने यह सब देखते हुए हैरानी से पूछा, "ये इंसानों के सुपर वॉरियर्स हैं?" उसकी आवाज में जिज्ञासा साफ छलक रही थी। अर्जुन वर्मा चुपचाप सब देख रहा था। उसकी आंखों में गहराई थी, जैसे वो हर चीज को समझ रहा हो। काव्या ने फिर पूछा, "ये राक्षसों की लाशें अंदर क्यों ले जा रहे हैं?" अर्जुन के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। वो सब समझ चुका था। उसके मन में एक ही विचार आया, मुक्ति अग्रवाल सच में पुनर्जन्म ले चुकी है और वो वही कर रही है जो उसे करना चाहिए। दिलचस्प, अर्जुन वर्मा धीरे से बोला। उसकी आंखों में ठंडा इरादा चमक रहा था। "चलो और राक्षसों को निगलते हैं और मजबूत बनते हैं, क्योंकि सुबह होते ही असली लड़ाई शुरू होगी।" उसे अच्छी तरह पता था, जैसे ही सूरज की रोशनी धरती पर पड़ेगी,
हर जगह इवन सीड पेड़ उगेंगे और उनके फल ही असली ताकत का स्रोत होंगे, चाहे वो सुपर वॉरियर्स हो या उसके जैसे प्राणी। उसने एक बार फिर उस शेल्टर की तरफ देखा जहां सैकड़ों सुपर वॉरियर्स मौजूद थे और उसके मन में साफ था, ये सब पहले से तैयार किए गए हैं। मुक्ति अग्रवाल ने यह सब पहले ही सोच लिया था। उसने सही कदम उठाया था। दृश्य बदलता है। शेल्टर के अंदर एक शांत और शानदार हॉल, जहां बीच में एक आलीशान सोफा रखा था। उस पर बैठी थी एक खूबसूरत महिला, तीखे नैन नक्श, आत्मविश्वास से भरी आंखें। वही थी मुक्ति अग्रवाल। वो फोन पर बात कर रही थी। ललित वर्मा जी, मैं ज्यादा से ज्यादा 1000 लोगों को ही यहां रख सकती हूं। इससे ज्यादा संभव नहीं है। हमारे पास संसाधन सीमित है। फोन के दूसरी तरफ से एक भारी आवाज आई, कम से कम 1000। और जहां तक मुझे पता है, आपने काफी सुपर वॉरियर्स इकट्ठा कर लिए हैं। क्या आप उन्हें सेना के साथ मिलकर रेस्क्यू ऑपरेशन में भेज सकती है? मुक्ति ने बिना झिझक जवाब दिया, बिल्कुल, मैं अपने लोगों को भेज दूंगी। कुछ औपचारिक बातों के बाद कॉल खत्म हो गया। तभी बाहर से एक महिला तेजी से अंदर आई, लाल रंग के आर्मर में। उसकी चाल में आत्मविश्वास था। उसका नाम था ज्योति वर्मा। अगर अर्जुन यहां होता तो वो उसे तुरंत पहचान लेता। ये वही सुजाकू थी जो उसकी पिछली जिंदगी में इंसानों के सबसे ताकतवर लोगों में से एक थी, और अब मुक्ति अग्रवाल ने उसे पहले ही अपने साथ जोड़ लिया था। मुक्ति ने उसकी तरफ देखा। क्या हुआ? ब्लैक ड्रैगन मिला? उसकी आवाज शांत थी, लेकिन भीतर छुपी चिंता साफ महसूस हो रही थी। ज्योति वर्मा ने सिर हिलाया। नहीं, मैंने पूरे इलाके में खोजा, लेकिन कुछ नहीं मिला। लेकिन वापसी में सुना कि एक आदमी दिखा है जिसकी पीठ पर 2 काले ड्रैगन थे। मुक्ति की आंखें हल्की सी चौड़ी हो गई। मतलब वो तीसरे स्तर तक पहुंच चुका है। इतनी जल्दी? उसने धीरे से खुद से कहा। ज्योति ने हैरानी से पूछा, क्या राक्षस भी इंसानों की तरह रूप बदल सकते हैं? मुक्ति ने गहरी सांस ली। राक्षसों के भी स्तर होते हैं, साधारण लेवल, ट्रू स्पीशीज, लॉर्ड, अभिशाप और डिजास्टर। और जब कोई अभिशाप लेवल राक्षस तीसरे स्तर तक पहुंचता है तो वो अपना रूप बदल सकता है। वो कुछ पल के लिए चुप रही, फिर धीरे से बोली, शायद हम देर कर चुके हैं। तभी फोन पर एक वीडियो आया, ललित वर्मा की तरफ से। मुक्ति ने तुरंत उसे खोला। वीडियो में एक सफेद बालों वाला लड़का था, जिसकी आंखें खून की तरह लाल थी, और उसकी पीठ पर 2 भयानक काले ड्रैगन थे। उसके साथ एक 9 पूंछ वाली महिला थी। दोनों मिलकर सुपर वॉरियर्स को बेरहमी से खत्म कर रहे थे। हर वार में एक मौत। ज्योति ने तुरंत कहा, यही वही आदमी है। मुक्ति की भौहें सिकुड़ गईं। उसकी यादों में ब्लैक ड्रैगन एक घमंडी प्राणी था जो कभी इंसानी रूप नहीं लेता, लेकिन ये कुछ अलग था। मुक्ति ने जवाब भेजा, वो 9 पूंछ वाली जरूर एक अभिशाप स्पीशीज है, लेकिन उस सफेद बालों वाले के बारे में मैं निश्चित नहीं हूं। दूसरी तरफ से जवाब आया, वही लड़का मेरे पोते विवान मल्होत्रा का हत्यारा है, और ये औरोरा के तुरंत बाद प्रकट हुआ था। मुक्ति चौंक गई। क्या? उसकी आवाज में पहली बार हल्का सा तनाव आया। तो ये शुरुआत से ही मौजूद था। क्या आप उसे खत्म कर सकती हैं? जवाब आया। मुक्ति ने कुछ पल सोचा, फिर शांत आवाज में लिखा, अभी नहीं, अभी कोई भी उसे नहीं हरा सकता। हमें इंतजार करना होगा। जवाब आया, ठीक है, हम उस पर नजर रखेंगे। कॉल खत्म होते ही मुक्ति कुछ देर तक स्क्रीन को देखती रही।
फिर धीरे से बोली, आधा घट्टा, और वो तीसरे स्तर तक पहुंच गया। यह सामान्य नहीं है। उसके चेहरे पर संदेह साफ था। ज्योति ने पूछा, क्या हम इन राक्षसों के साथ मिलकर काम नहीं कर सकते? मुक्ति ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में एक अलग सी चमक थी। सच कहूं, मैंने भी यही सोचा है। वो हल्का सा मुस्कुराई और बोली, और शायद मुझे कोई मिल भी गया है जिसके साथ हम सहयोग कर सकते हैं। सुबह के करीब 5 बज रहे थे। भोर बस होने ही वाली थी। अंडरग्राउंड बॉक्सिंग एरिना में माहौल ऊपर से शांत जरूर था, लेकिन अंदर एक अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी। ब्लैक ड्रैगन गैंग के करण मल्होत्रा, समीर वर्मा, विकास चौधरी, नेहा शर्मा और अमित राणा रात भर शहर में भटकते हुए जो भी संसाधन मिल सके इकट्ठा करके अभी अभी लौटे थे। रात भर की मेहनत के बाद भी ज्यादा कुछ हाथ नहीं लगा, लेकिन जो भी था उसमें सबसे ज्यादा पानी था। बाहर की हालत अब ऐसी हो चुकी थी कि पानी मिलना ही किसी बड़ी चीज से कम नहीं था। वो लोग रात में हुई लड़ाई से पूरी तरह अनजान थे, लेकिन जैसे ही भास्कर ने उन्हें उसके बारे में बताया, पूरे एरिना में एक अजीब सी खामोशी छा गई। विकास ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा, भास्कर भाई, एक बात समझ नहीं आ रही, क्या हमें सच में उसके साथ ही रहना पड़ेगा? अमित ने सीधे कहा, अगर मौका मिले तो हम उसे खत्म भी कर सकते हैं। भास्कर ने उसकी तरफ देखा। जवाब देने से पहले कुछ सेकंड रुका। अगर ऐसा सोच रहे हो तो अकेले करना, मैं इसमें नहीं पड़ूंगा। मैंने जो देखा है उसके बाद मैं ये रिस्क नहीं लेने वाला। नेहा ने हल्के से पूछा, इतना खतरनाक है क्या? करण ने सिर हिलाया और बोला, खतरनाक से भी आगे है, समझ नहीं आता वो है क्या। कुछ देर के लिए सब चुप हो गए। अमित ने सिगरेट जलाई और कहा, तो फिर सीधा है, उससे भिड़ने का कोई मतलब नहीं, उसके साथ रहना ही बेहतर है। नेहा ने कहा, अग्रवाल ग्रुप भी सुपर वॉरियर्स को बुला रहा है, लेकिन वहां जाने का मतलब होगा फिर से किसी के नीचे काम करना। भास्कर ने धीरे से कहा, हम पहले भी ऐसे काम कर चुके हैं, अब दोबारा वही नहीं करना। फिलहाल उसके साथ रहना ज्यादा सही लग रहा है। इतने में दरवाजा खुला और सबकी नजर उधर गई। अर्जुन वर्मा और उसके साथ काव्या राय अंदर आए। भास्कर तुरंत आगे बढ़ा और झुक के बोला, मालिक। बाकी सबने भी उसे देख सिर झुका दिए। ये वही लोग थे जो पहले अपनी शर्तों पर चलते थे, लेकिन अब हालात ऐसे थे कि उन्हें किसी और की ताकत के सहारे रहना पड़ रहा था। काव्या राय ये सब देखकर हल्का सा रुक गई। उसकी आंखों में साफ हैरानी थी। उसने एक नजर अर्जुन की तरफ देखी, फिर उन सुपर वॉरियर्स की तरफ जो बिना किसी हिचकिचाहट के उसे मालिक कह रहे थे। उसके लिए यह समझना आसान नहीं था, एक ब्लैक ड्रैगन जैसा अस्तित्व और उसके सामने झुके हुए इंसान। ये दृश्य उसके अनुभव से बिल्कुल अलग था। अर्जुन ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। उसकी नजर सीधे सामने रखे पानी पर गई। वो आगे बढ़ा, एक कंटेनर उठाया और पीना शुरू कर दिया। फिर दूसरा, फिर तीसरा। 3 कंटेनर खत्म करने के बाद वो रुका। बाकी लोग उसे देख रहे थे और सोच रहे थे, ये इंसान है या राक्षस, लेकिन कोई कुछ नहीं बोला। कुछ देर बाद अर्जुन ने इधर उधर देखा और पूछा, वो लड़की कहाँ है? अभी तक नहीं आई? भास्कर ने जवाब दिया, अभी तक नहीं लौटी, लेकिन उसका नाम मीरा चौहान है और वो अरविंद चौहान की बेटी है। अर्जुन ने सीधा कहा, उसे संपर्क करो, आधे घंटे में नहीं आई तो मैं खुद जाऊंगा। वो सीधे सोफे की तरफ बढ़ा, आराम से बैठा और सिगरेट निकाल ली। भास्कर ने लाइटर जलाते हुए कहा, अभी बात करता हूं। कुछ ही देर में जवाब आया, मरने के लिए तैयार रहो। भास्कर ने फोन अर्जुन की तरफ बढ़ाते हुए बोला, यह जवाब आया है। अर्जुन ने स्क्रीन पर एक नजर डाली और बिना कोई प्रतिक्रिया दिए खड़ा हो गया और बोला, ठीक है, तो फिर हम ही चलते हैं, लोकेशन निकालो।
कुछ सेकंड बाद भास्कर चिल्लाया, मिल गई, चौहान बिल्डिंग। अर्जुन ने काव्या की तरफ देखा और कहा, तुम इन्हें लेकर आर्यन शुक्ला के पास जाओ, मैं पहले वहां जाता हूं। इतना कहकर वो बाहर निकल गया। काव्या ने कुछ पल के लिए उसे जाते हुए देखा, फिर बाकी लोगों की तरफ मुड़ी। चलो, भास्कर ने कहा। नेहा, तुम यही रहो, बाकी चलो। कुछ ही देर में वो सब भी बाहर निकल गए। जैसे ही वो एरिना से बाहर आए, उन्होंने आसपास का माहौल ध्यान से देखा। अंधेरे में इधर उधर घूम रहे राक्षस अचानक काव्या राय की मौजूदगी महसूस करते ही धीमे पड़ गए, फिर बिना किसी वजह के रास्ता बदलकर दूर हटने लगे। ये बदलाव इतना साफ था कि किसी को समझाने की जरूरत नहीं पड़ी। भास्कर और बाकी लोग बस एक दूसरे की तरफ देखने लगे। अब उन्हें खुद ही अंदाजा हो गया था कि वो किसके साथ चल रहे हैं। दृश्य बदलता है। चौहान बिल्डिंग का अंडरग्राउंड शेल्टर। अरविंद चौहान अपने स्टडी रूम में फोन पर बात कर रहे थे और दूसरी तरफ मुक्ति अग्रवाल थी। उनकी आवाज हमेशा की तरफ शांत थी। चौहान जी, मेरा शेल्टर पूरी तरह सुरक्षित है। अगर आप अपने परिवार के साथ यहां आ जाए तो हम मिलकर एक मजबूत व्यवस्था बना सकते हैं। अरविंद ने कुछ पल सोचकर जवाब दिया, अगर आपकी तरफ से सुरक्षा की पूरी व्यवस्था हो सकती है तो मैं आने के लिए तैयार हूं। मुक्ति ने बिना देर किए कहा, मैं ज्योति वर्मा को भेज रही हूं 50 टॉप सुपर वॉरियर्स के साथ। वे आपको सुरक्षित यहां लेकर आएंगी। अरविंद ने हामी भर दी। ठीक है, मैं तैयार रहूंगा। मुक्ति ने कहा, अगर सब ठीक रहा तो 1 घंटे के भीतर वे वहां पहुंच जाएंगी। कॉल कट होते ही दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई। मीरा चौहान अंदर आई। उसके चेहरे पर साफ चिंता थी। उसने कुछ पल रुककर कहा, पापा, मैंने बहुत सोचा, मुझे नहीं लगता कि मैं यहां रुक सकती हूं। वो आदमी बहुत खतरनाक है। अरविंद चौहान ने भौहें सिकोड़ ली। बेवकूफी मत करो, यही रहो, हम जल्द ही मुक्ति जी के शेल्टर में शिफ्ट हो जाएंगे। मीरा कुछ सेकंड चुप रही, फिर धीरे से बोली, ठीक है, और वहां से बाहर निकल गई। लेकिन यह ठीक है सिर्फ कहने के लिए था। उसने मन ही मन फैसला कर लिया था, वो यहां नहीं रुकेगी। वो अपने परिवार को अपने कारण खतरे में नहीं डालना चाहती थी। कई घंटों तक सोचने के बाद उसने यही फैसला लिया था कि वो वहां से कहीं दूर चली जाएगी। स्टडी से बाहर निकलने के बाद उसने बिना किसी को बताए चुपचाप निकलने का रास्ता चुना। लिफ्ट में कदम रखते ही उसका दिल थोड़ा शांत हुआ, जैसे उसने कोई भारी फैसला ले लिया हो। जैसे ही वो ऊपर पहुंची और लिफ्ट से बाहर निकली, बाहर से अचानक एक जोरदार गर्जना सुनाई दी। आवाज इतनी भारी थी कि जमीन तक हल्की कांप गई। मीरा तुरंत सतर्क हो गई। उसका सुपर आर्मर सक्रिय हो गया और वो धीरे धीरे बाहर की तरफ बढ़ी। जो दृश्य उसने देखा, उसने उसके फैसले को और पक्का कर दिया। बाहर एक विशाल 3 सिरों वाला अजगर, लगभग 20 मीटर लंबा, जमीन पर तड़प रहा था और उसके सामने अर्जुन वर्मा खड़ा था। एक के बाद एक वार में उसने उस अजगर के तीनों सिर काट दिए थे। गर्म खून जमीन पर फैल चुका था और उसके पीछे मौजूद 2 काले ड्रैगन उस शरीर को निगलना शुरू कर चुके थे। मीरा ने बिना सोचे आगे बढ़कर कहा, मालिक। अर्जुन ने उसकी तरफ देखा, मुझे लगा तुम नहीं आओगी। मीरा ने तुरंत खुद को संभाला। वो कल रात जब मैं घर जा रही थी, रास्ते में बहुत सारे राक्षस मिल गए। मैं लड़ते लड़ते वापस पहुंची, काफी थक गई थी, इसलिए सो गई। उठते ही सबसे पहले आपके पास आने का सोचा। उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन साफ था कि वो सच छिपा रही थी। फिर उसने सावधानी से पूछा, मालिक, आप खुद यहां क्यों आए हैं? अर्जुन हल्का सा मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखों में ठंडापन था। तुम्हें मारने आया था।
लेकिन अब जब तुम खुद आ गई हो तो तुम्हें छोड़ सकता हूं, लेकिन तुम्हारे पिता को जवाब देना पड़ेगा। मीरा का चेहरा एकदम बदल गया। क्या? उन्होंने क्या कहा? अर्जुन ने सीधा जवाब दिया। उन्होंने कहा, इंतजार करो मरने के लिए। कुछ सेकंड के लिए मीरा चुप रह गई, फिर अचानक घुटनों पर बैठ गई। मालिक, कृपया उन्हें माफ कर दीजिए। उन्हें आपके बारे में पता नहीं है। वो भी एक सुपर वॉरियर है और वो आपके काम आ सकते हैं। अर्जुन ने ठंडी आवाज में कहा, यह तुम्हारा सोचना है, लेकिन उनका रवैया कुछ और ही कहता है। अगर वो साथ आते हैं तो ठीक, नहीं तो। वो वाक्य अधूरा छोड़ दिया गया, लेकिन मतलब साफ था। मीरा ने सिर झुका दिया। मैं कोशिश करूंगी, आप बस थोड़ा इंतजार कीजिए। वो तुरंत वापस अंदर चली गई। अर्जुन वहीं रुका रहा। उसने सिगरेट निकाली, जलाया और सामने की इमारतों की तरफ देखने लगा। उसकी नजर एक जगह ठहर गई, युनचेंग ब्लैक एंड व्हाइट कैट रिसर्च बेस। उसने धीरे से कहा, अगर वो डिजास्टर लेवल पांडा अभी भी अपने केयरटेकर के साथ है तो शायद उसे भी अपने साथ लिया जा सकता था। उसे नहीं पता था कि कुछ ही समय पहले मुक्ति अग्रवाल उस पांडा के केयरटेकर से बात कर चुकी थी। मुक्ति अग्रवाल उस समय फोन पर थी। आंटी, आप यहां आ जाइए। यह भी उसी काम का हिस्सा है जितना हम कर रहे हैं। हम लोगों की रक्षा के लिए काम कर रहे हैं। दूसरी तरफ से कुछ सेकंड चुप्पी रही, फिर जवाब आया, अगर ऐसा है तो मैं बच्चों और मां की लोगों को लेकर आ जाती हूं। मुक्ति ने तुरंत कहा, पहले चौहान ग्रुप की बिल्डिंग आ जाइए, वहां से सब साथ चलेंगे, ज्यादा सुरक्षित रहेगा। कॉल खत्म होते ही उसने समय देखा, 1 घंटे से भी कम बचा है। सूरज निकलते ही शहर में अलग अलग जगहों पर ईविल सीड के पेड़ उगेंगे और हर पेड़ पर हजारों फल होंगे। उसे साफ पता था, असली लड़ाई अब शुरू होने वाली है। इधर चौहान बिल्डिंग के बाहर अर्जुन करीब 7-8 मिनट से इंतजार कर रहा था। तभी दरवाजा खुला और मीरा अकेली बाहर आई। इस बार उसने आर्मर भी नहीं पहना था और उसकी आंखें हल्की लाल थी, जैसे वो रो चुकी हो। अर्जुन ने उसे देखते ही समझ लिया कि अंदर क्या हुआ होगा। मीरा ने सीधे उसकी तरफ देखा। मालिक, अगर आप मेरे पिता को छोड़ दे तो आज से मेरी जिंदगी आपकी है। अर्जुन कुछ सेकंड उसे देखता रहा, फिर बोला, ठीक है, इस बार छोड़ रहा हूं, लेकिन अगर आगे कभी वो मेरे खिलाफ गए तो मैं खुद उनका अंत करूंगा। मीरा ने धीरे से कहा, धन्यवाद। फिर बहुत धीमी आवाज में जोड़ा, उन्होंने मुझे अब अपनी बेटी मानना भी बंद कर दिया है। उसके लिए यह फैसला आसान नहीं था, लेकिन वो जानती थी कि सामने खड़ा इंसान कितना खतरनाक है। उसी समय दूर से गाड़ियों की आवाज आने लगी। कुछ सेकंड बाद 2 बसें वहां आकर रुकीं। पहली बस की छत पर एक युवक खड़ा था। उसके सिर पर काले सफेद कान थे और उसके पास एक छुपता बच्चा बैठा था। अर्जुन ने उसे देखा और तुरंत समझ गया कि वो कौन हो सकता है। वो युवक भी अर्जुन को देख रहा था और उसे साफ दबाव महसूस हो रहा था। नमस्ते बड़े भैया, बच्चे ने मुस्कुराकर हाथ हिलाया। अर्जुन ने सीधे पूछा, यहां क्यों आए हो? बच्चे ने बिना कुछ छुपाए कहा, हम लोगों को लेने आए हैं, फिर एक शेल्टर में जाएंगे। अर्जुन ने हल्की रुचि से पूछा, चौहान ग्रुप के लोग? बच्चे ने सिर हिलाया, हां। अर्जुन ने शांत लेकिन सख्त आवाज में कहा, आगे कभी मेरे रास्ते में मत आना, वरना मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा। इतना कहकर वो मुड़ा और मीरा के साथ वहां से चला गया। बस के ऊपर खड़ा मिहिर अर्जुन वर्मा को जाते हुए देख रहा था। तभी बस से एक महिला नीचे उतरी। चेहरा साधारण था, लेकिन उसकी मौजूदगी में एक अलग ही आकर्षण था। वो सीधे मिहिर के पास आई और हल्की जिज्ञासा के साथ पूछ बैठी, मिहिर, वो सफेद बाल और खून जैसी आंखों वाला आदमी,
क्या वो भी तुम्हारी तरह ही है? मिहिर ने गंभीरता से सिर हिलाया। हाँ, लेकिन वो बहुत खतरनाक है। मैं उसका मुकाबला नहीं कर सकता। यह सुनकर महिला संध्या मिश्रा थोड़ी हैरान हुई। अगर वो तुम्हारी तरह है तो उसके साथ इंसान क्यों है? मिहिर ने सिर हिलाया। मुझे नहीं पता, लेकिन मैं उसका दुश्मन नहीं बनना चाहता। संध्या ने हल्का सा सिर हिलाया। ठीक है, जब तक वो हमारे खिलाफ नहीं है, हम भी उससे दूर ही रहेंगे। इसके बाद उसने फोन निकाला और अरविंद चौहान को कॉल किया ताकि वो लोगों को बाहर लेकर आए। उसी समय पास की एक ऊंची इमारत से अर्जुन वर्मा सब कुछ देख रहा था। उसके पास खड़ी मीरा चौहान धीरे से बोली, मालिक, वो बच्चा, क्या वो भी आपकी तरह है? उसकी आवाज में डर कम और जिज्ञासा ज्यादा थी। अर्जुन ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, तुम्हें क्या लगता है मैं कोई राक्षस हूं? मीरा कुछ पल चुप रही। अर्जुन ने हल्के से कहा, मैं भी इंसान हूं, तुम्हारी तरह, और तुम्हारा ही क्लासमेट हूं। यह सुनकर मीरा पूरी तरह उलझ गई। उसके मन में और सवाल बढ़ गए, लेकिन उसने कुछ नहीं पूछा। तभी अर्जुन के फोन में मैसेज आया। उसने फोन निकाला और स्क्रीन देखते ही उसकी आंखें हल्की सिकुड़ गई। भास्कर राणा का मैसेज था, मालिक, बड़ी समस्या हो गई है। रास्ते में एक अजीब राक्षस मिल गया है। काव्या राय भी उसे रोक नहीं पा रही। वो अपने असली रूप में वापस आने वाली है। अर्जुन ने धीरे से दोहराया, अजीब राक्षस? उसकी आंखों में हल्की गंभीरता आ गई। क्या इतना जल्दी कोई कुटिल प्राणी सामने आ गया? इस दुनिया में सबसे खतरनाक प्रजातियों में से एक होते हैं कुटिल प्राणी। ये वो होते हैं जो इंसानों के विकृत होने के बाद एक और स्तर पर बदल जाते हैं। ये खून के प्यासे होते हैं, अकेले चलते हैं और अंधेरे में शिकार करते हैं। इंसान हो या राक्षस, दोनों इनके लिए सिर्फ शिकार होते हैं। और हर एक कुटिल प्राणी कम से कम डिजास्टर लेवल का होता है। अर्जुन ने फोन जेब में रखा और मीरा की तरफ देखा। तुम अपने पिता के साथ अग्रवाल ग्रुप के शेल्टर जाओ और अंदर क्या हो रहा है ये पता करो। उसने अपना संपर्क भी उसे दे दिया और बिना एक सेकंड गिवाए अंधेरे में गायब हो गया। मीरा कुछ पल वहीं खड़ी रही, फिर धीरे से बोली, ऐसा कौन सा राक्षस है जो उसे भी जल्दी में डाल दे? कुछ सेकंड बाद उसने गहरी सांस ली। लगता है मुझे वापस जाकर पापा से माफी मांगनी पड़ेगी। दृश्य बदलता है। शहर से करीब 10 किलोमीटर दूर एक सुनसान सड़क। यहां कुछ अजीब था। आसपास सैकड़ों मीटर तक कोई भी राक्षस नहीं था, जैसे इस जगह से सब डर रहे हो। चारों तरफ से अजीब खौफनाक हंसी गूंज रही थी। हां हां हां। इस सड़क पर भास्कर राणा और उसके साथी खड़े थे, जो कि कुल मिलाकर 23 लोग थे, लेकिन अब सिर्फ 15 बचे थे। सब एक दूसरे की पीठ से सटे खड़े थे, हथियार कसकर पकड़े हुए, और अंधेरे को घूर रहे थे। विकास की आवाज कांप रही थी। ये कैसा राक्षस है? हर बार हमला करता है और एक आदमी को गायब कर देता है। एक और बोला, हम सुपर वॉरियर बनकर भी इतने कमजोर क्यों हैं? कुछ लोग टूटने लगे थे। भास्कर राणा ने गुस्से में कहा, चुप रहो, डरने से कुछ नहीं होगा। लेकिन इस बार उसके अपने शब्द भी कमजोर लग रहे थे। काव्या राय अब अपने असली रूप में थी। उसका शरीर खून से लथपथ था और उसकी सांसें भारी हो रही थी। उसने धीमे से कहा, उन्हें इतना मत डांटो, जो हमारे सामने है उससे कोई भी डर जाएगा। अगर अर्जुन नहीं आया तो? उसने बात अधूरी छोड़ दी। अब बस यही उम्मीद है कि वो जल्दी आए। तभी हा हा हा, एक काली छाया बिजली की तरह निकली और एक सुपर वॉरियर को खींचकर अंधेरे में ले गई। कुछ सेकंड बाद उसकी दिल दहला देने वाली चीखें गूंजने लगी। एक लड़का सहन नहीं कर पाया। वो चिल्लाते हुए भागा,
मैं नहीं रुकूंगा यहां। लेकिन जैसे ही वो अंधेरे में घुसा, आ वो भी खत्म हो गया। चारों तरफ फिर वही हंसी, हा हा हा। भास्कर के शरीर में सिहरन दौड़ गई। ये हमें डराकर खत्म कर रहा है। आर्यन शुक्ला कांपते हुए बोला, अर्जुन अभी तक क्यों नहीं आया? अमित ने धीरे से कहा, अगर वो भी नहीं जीत पाया तो कोई भी आगे सुनना नहीं चाहता था। कुछ ही मिनटों में 4 और लोग गायब हो गए। अब सिर्फ 12 लोग बचे थे। कुछ लोग पूरी तरह टूट चुके थे। कोई रो रहा था, कोई जमीन पर बैठ गया था। तभी दूर से एक भयानक ड्रैगन की गर्जना गूंजी। तेज हवा चली और अगले ही पल अर्जुन वर्मा वहां आ चुका था। उसकी खून जैसी आंखें सीधे अंधेरे में टिक गई। अंधेरे में 2 लाल आंखें चमकी। भास्कर ने राहत की सांस ली। मालिक, बाकी सबके अंदर का डर धीरे धीरे कम होने लगा। अब उन्हें लग रहा था शायद अभी भी बचने का मौका है। भास्कर राणा आगे बढ़ा और धीमी आवाज में बोला, मालिक, ये अंधेरे में जो राक्षस है आखिर है क्या? बिना दिखाई दिए हमला करता है और हम कुछ समझ भी नहीं पाते। हमारे 10 से ज्यादा लोग ऐसे ही खत्म हो गए। उसकी आवाज में डर छिपा हुआ था, लेकिन भरोसा भी था कि अर्जुन जवाब देगा। बाकी सभी ने भी अपनी सांस रोक ली और अर्जुन की ओर देखने लगे। अर्जुन की नजर अभी भी अंधेरे में चमकती लाल आंखों पर टिकी थी। उसने शांत स्वर में कहा, कुटिल प्राणी, ये वो होते हैं जो इंसानों के विकृत होने के बाद एक और स्तर पर बदलते हैं। ये बेहद चालाक, निर्दयी और अकेले शिकार करने वाले होते हैं, और इनसे सामना हो जाए तो ज्यादातर लोग जिंदा नहीं बचते। ये सुनते ही सबके चेहरे और भारी हो गए। आर्यन शुक्ला ने घबराते हुए पूछा, भाई, क्या आप इसे संभाल पाएंगे? ये वही सवाल था जो हर किसी के मन में था। अर्जुन ने उसकी तरफ देखा। आर्यन, अपना हथियार दो। बिना एक पल गंवाए आर्यन ने अपने शूरा वॉर ब्लेड्स और साथ में शूरा भाला अर्जुन को दे दिया। उसका हथियार साधारण नहीं था। ये एक पवित्र स्तर, होली लेवल का सुपर वेपन था, जो 3 रूपों में बदल सकता था, तलवार, भाला और धनुष। अंधेरे में फिर वही आवाज गूंजी, जिए जिए। लेकिन तभी क्षितिज पर हल्की रोशनी फैलने लगी। सुबह की पहली किरण धीरे धीरे अंधेरे को चीरती हुई उस जगह तक पहुंची, और जैसे ही रोशनी उस पर पड़ी, सबने उसे देखा। एक भयंकर, विकृत और डरावना कुटिल प्राणी। उसकी 3 आंखें थीं, मुंह नुकीले दांतों से भरा हुआ, त्वचा राख जैसी ग्रे, बायां हाथ तलवार जैसा तेज, दायां हाथ पंजे जैसा खतरनाक, पीठ पर हड्डियों की कांटेदार कतार और सीने पर 2 अतिरिक्त मुंह। उसका शरीर छोटा था, लेकिन उसकी मौजूदगी ही डर पैदा कर रही थी। और सबसे डरावनी बात, वो एक इंसान का दिल खा रहा था। उसका मुंह खून से भरा हुआ था और उसकी आंखों में पागलपन साफ दिख रहा था। यह दृश्य देखते ही सबके शरीर में सिहरन दौड़ गई। अर्जुन ने एक नजर उस पर डाली, फिर फोन निकाला और लोकेशन चेक की। काव्या, तुम सबको लेकर इस दिशा में निकलो। उसने एक जगह दिखाई। अभी जो उगने वाले हैं वो विकृत फल हमारे लिए बहुत जरूरी है। वही तुम्हारी ताकत बढ़ाएंगे। भास्कर राणा ने सिर हिलाया। मालिक, आप संभाल लेंगे। अर्जुन ने बस एक नजर उसे देखा। जाओ, बस इतना ही काफी था। काव्या राय ने बिना बहस किए सबको साथ लिया और सभी वहां से निकल गए। अजीब बात यह थी, कुटिल प्राणी ने उन्हें रोकने की कोशिश भी नहीं की। उसकी नजर सिर्फ अर्जुन पर टिकी थी, जैसे उसे दुनिया का सबसे स्वादिष्ट शिकार मिल गया हो। उसने अपनी लंबी जीभ से होंठ चाटे। अगले ही पल स्विश, वो एक धुंधली छाया बनकर गायब हो गया और पलक झपकते ही अर्जुन के सामने पहुंच गया। उसका पंजा
सीधे अर्जुन के सीने की तरफ और ब्लेड जैसी बाह उसकी गर्दन की तरफ वार कर रही थी। इतनी तेज गति कि कोई और होता तो उसी पल खत्म हो जाता, लेकिन क्लैंग 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 अर्जुन ने दोनों वार रोक लिए। शूरा ब्लेड पर काली ड्रैगन ऊर्जा लिपटी हुई थी, जिसने उस हमले को रोक दिया। भारी ताकत के झटके से कुटिल प्राणी पीछे जा गिरा, लेकिन अर्जुन ने उसे मौका नहीं दिया। बूम! वो आगे बढ़ा और उसकी तलवार इतनी तेजी से चलने लगी कि हर सेकंड 7-8 वार हो रहे थे। काली ऊर्जा की लहरें उस पर टूट पड़ी। कुटिल प्राणी ने भी जवाब दिया। उसके पंजे और ब्लेड जैसे हाथ टकराए। क्लैंग 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 चिंगारियां उड़ने लगी। आवाज इतनी तेज कि कानों में गूंजने लगी। दोनों की गति इतनी तेज थी कि कुछ ही सेकंड में वो सड़क छोड़कर आगे निकल गए। जहां से गुजरते दीवारें टूटती, इमारतें फटती, सब कुछ बिखरता चला गया। सैकड़ों वारों के बाद अर्जुन ने एक जोरदार किक मारी, इतनी ताकतवर कि कुटिल प्राणी पूरी इमारत को चीरता हुआ अंदर जा गिरा। वो उठते ही पहली बार डर गया। उसने अर्जुन की तरफ देखा और बिना रुके भागने लगा। अर्जुन की आंखें ठंडी हो गई। भागने नहीं दूंगा। अगले ही पल उसका शरीर बदलने लगा। ड्रैगन स्केल्स, हॉर्न, पूंछ, वो एक मानव रूपी ब्लैक ड्रैगन बन चुका था और उसकी गति पहले से कई गुना बढ़ गई। कुछ ही सेकंड में वो कुटिल प्राणी के करीब पहुंच गया। 4 मीटर की दूरी और अचानक काली ड्रैगन ऊर्जा फट पड़ी। उसने कुटिल प्राणी को जकड़ लिया। वो छटपटाने लगा, लेकिन स्लैश! एक वार में उसका सिर धड़ से अलग हो गया। खून फव्वारे की तरह फूट पड़ा। अर्जुन खून से भीग गया, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। उसके पीछे के 2 काले ड्रैगन आगे बढ़े और उस कुटिल प्राणी को निगलने लगे। हर टुकड़े के साथ अर्जुन के शरीर में गर्म ऊर्जा दौड़ने लगी। उसका शरीर बदलने लगा। वो तेजी से चौथे स्तर की ओर बढ़ रहा था। अचानक उसके शरीर में बिजली सी दौड़ गई। बूम! क्रैक! आखिरी टुकड़ा निगलते ही अर्जुन चौथे स्तर पर पहुंच गया और उसके शरीर में काली बिजली चमकने लगी। लेकिन असली बदलाव अब शुरू हुआ था। उसके माथे के बीच एक अजीब सा स्थान खुला, एक रहस्यमयी दुनिया जहां सब कुछ धुंधला था। ऊपर काले बिजली के समुद्र जैसा आकाश और उसके बीच एक तलवार बन रही थी, काली बिजली से लिपटी एक ब्लैक थंडर ड्रैगन स्वॉर्ड। अर्जुन की आंखों में हल्की हैरानी आई। उसने सोचा, और अगले ही पल वो तलवार उसके सामने प्रकट हो गई। उसकी ऊर्जा विनाशकारी थी, इतनी कि उसके हाथ में पकड़ी शूरा ब्लेड भी फीकी लगने लगी। अर्जुन ने हल्की मुस्कान दी, तो ये है मेरी असली शक्ति। उसने तलवार को वापस समेट लिया और फिर कुछ ही पलों में वो वहां से गायब हो गया। अब वो पहले जैसा नहीं रहा था। तीसरे और चौथे स्तर के बीच का फर्क अब उसके अंदर साफ दिखाई दे रहा था। ब्लैक ड्रैगन की शक्ति अब काली बिजली में बदल चुकी थी और उसका शरीर पहले से कई गुना मजबूत हो चुका था। अगली लड़ाई अब और भी खतरनाक होने वाली थी। क्या सुबह के 5 बज चुके थे और एक नई सुबह होने वाली थी, लेकिन हर कोई इस सुबह को देखने के लिए जिंदा नहीं बचा था। देश भर के शहर जो कभी भीड़ और रौनक से भरे रहते थे, अब सुनसान पड़े थे। उनकी जगह अब हर गली और सड़क पर विकृत जीव घूम रहे थे। कई जगहों पर कुछ लोग अभी भी जिंदा थे, अंधेरे में छिपे हुए, डर और निराशा के बीच बस किसी मदद का इंतजार कर रहे थे। यूनचेंग में पूरी रात चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद इंपीरियल आर्मी और कई सुपर वॉरियर्स ने मिलकर करीब 8 लाख लोगों को बचाया।
हालांकि नुकसान बहुत बड़ा था। इस शहर की कुल आबादी 1 करोड़ थी। उनमें से लगभग 70% लोग विकृत हो चुके थे। बाकी बचे लोगों में से भी बड़ी संख्या राक्षसों के हमलों में मारी गई। ऐसी स्थिति में एक रात में 8 लाख लोगों को बचा लेना ही दिखाता था कि सेना ने अपनी पूरी कोशिश की थी। यूनचैंग का मुख्य सैन्य शेल्टर शहर के पूर्वी इलाके में बनाया गया था। यह 5 मिलियन स्क्वायर मीटर क्षेत्र में फैला हुआ था और इसकी दीवारें करीब 300 मीटर ऊंची थीं। इसके अलावा इसके नीचे 9 अंडरग्राउंड फ्लोर भी बनाए गए थे, जिनकी वजह से इतने लोगों को वहां रखा जा सका। शेल्टर के अंदर केंद्रीय मीटिंग हॉल में शहर के बचे हुए वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। एक लंबी मेज के चारों ओर बैठे सभी लोग गंभीर चेहरे के साथ सामने लगे बड़े सैटेलाइट प्रोजेक्शन को देख रहे थे। सबसे आगे एक मध्यम आयु का अधिकारी बैठा था, वर्दी में, कंधों पर 2 सितारे। उसके साथ बाकी सभी अधिकारी भी सैन्य वर्दी में थे। सैटेलाइट के जरिए पूरे शहर की स्थिति देखी जा रही थी। जो उन्होंने देखा वो चिंताजनक था। पूरे शहर में 3 करोड़ से ज्यादा विकृत जीव मौजूद थे। हर जिला, हर कस्बा, हर गली, लगभग हर जगह वे फैल चुके थे। इंसानों की संख्या बहुत कम रह गई थी। इन विकृत जीवों में ज्यादातर कीड़े, जानवर और पक्षी थे। खासकर चूहे और चींटियों की संख्या बहुत ज्यादा थी। कई छोटे शहर और कस्बे पूरी तरह खाली हो चुके थे। वहां अब कोई जीवित इंसान नहीं बचा था। सैटेलाइट विभाग के प्रमुख ललित वर्मा ने स्क्रीन को 9 हिस्सों में बांटा। हर हिस्से में एक विशाल पेड़ दिखाई दे रहा था। ये पेड़ कुछ ही मिनटों में तेजी से बढ़कर लगभग 200 मीटर ऊंचे हो चुके थे। उनका रंग गहरा नीला था और उन पर लगे फल धीरे धीरे लाल हो रहे थे। उन फलों से हल्की चमक निकल रही थी। इन पेड़ों के आसपास बड़ी संख्या में विकृत जीव जमा हो गए थे, जमीन पर, आसमान में, हर दिशा से। ऐसा लग रहा था जैसे वे सभी इन फलों के पकने का इंतजार कर रहे हो। इस दृश्य को देखकर मीटिंग हॉल में बैठे सभी लोग चिंतित हो गए। ब्रिगेडियर अजय राठौड़ ने धीमे स्वर में कहा, "ये पेड़ क्या है? इनमें ऐसा क्या है कि आसपास के सभी विकृत जीव यहां इकट्ठा हो रहे हैं?" जनरल विनय सिंह ने कहा, "मुक्ति अग्रवाल से संपर्क करो, शायद उसे इसके बारे में जानकारी हो।" कुछ ही देर में कॉल जुड़ गया। मुक्ति की आवाज आई, "आप इन पेड़ों के बारे में पूछ रहे हैं, है ना?" जनरल ने जवाब दिया, "हां, ये क्या है?" मुक्ति ने कहा, "ये विकृत पेड़ है। इन पर लगने वाले फल बहुत महत्वपूर्ण हैं। इन्हें खाने से सुपर वॉरियर्स की ताकत बढ़ती है और विकृत जीव भी तेजी से विकसित होते हैं।" फिर उसने आगे कहा, "मैं अभी शहर के केंद्र वाले पेड़ की ओर जा रही हूं। अगर संभव हो तो उसके आसपास बमबारी करवाई जा सकती है।" जनरल ने जवाब दिया, "हम पहले से इस पर विचार कर रहे हैं।" कॉल समाप्त होते ही उन्होंने तुरंत आदेश दिया कि शहर के केंद्र में मौजूद पेड़ के आसपास रॉकेट हमले की तैयारी की जाए। उसी समय शहर के केंद्र से करीब 2 किलोमीटर दूर एक इमारत की छत पर अर्जुन वर्मा खड़ा था। उसके साथ काव्या राय, भास्कर राणा, आर्यन शुक्ला और बाकी कुछ सुपर वॉरियर्स भी थे। इतनी नजदीक आने की हिम्मत सिर्फ इन्हीं लोगों में थी। अगर अर्जुन और काव्या उनके साथ ना होते तो वे अब तक उन विकृत जीवों के बीच जिंदा नहीं बचते। विकास चौधरी ने सामने देखते हुए कहा, "यह पेड़ बहुत बड़ा है। इसकी शाखाएं काफी दूर तक फैली हुई है।" अमित राणा ने फलों को देखते हुए कहा, "इतने सारे फल, अगर ये सब हमारे पास होते।" अर्जुन ने शांत स्वर में कहा, "जितना ले सकते हो उतना ही काफी है। इन फलों का असर इतना ज्यादा है कि इनके सामने ये विकृत जीव पीछे नहीं हटेंगे।" उसने इस पेड़ पर
पूरा कब्जा करने के बारे में सोचा भी नहीं था, क्योंकि वहां मौजूद जीवों की संख्या इतनी ज्यादा थी कि उन्हें पूरी तरह खत्म करना संभव नहीं था। तभी कुछ परछाइयां तेजी से इमारतों के ऊपर से गुजरी और सीधे पेड़ के नीचे उतर गई। चारों तरफ मौजूद विकृत जीव गरजने लगे, लेकिन कोई भी उनके पास जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। उन आकृतियों की मौजूदगी ही बाकी जीवों को पीछे हटने पर मजबूर कर रही थी। काव्या राय ने ध्यान से देखा और धीमे स्वर में कहा, "ये वही है जैसे हमने पहले देखा था।" पेड़ के नीचे खड़ी वे चारों आकृतियां कुटिल प्राणी थीं। उनका रूप अलग अलग था, लेकिन उनमें एक जैसी खतरनाक आभा थी। अर्जुन ने उन्हें देखा। उसके चेहरे पर कोई डर नहीं था। उसने बस इतना कहा, "तुम सब यहीं रुको।" फिर काव्या की ओर देखा, "तुम मेरे साथ चलो।" इसके बाद दोनों इमारतों के ऊपर से आगे बढ़ गए। नीचे पेड़ के आसपास लाखों विकृत जीव जमा थे और उनके बीच 4 कुटिल प्राणी खड़े थे। अर्जुन वर्मा काव्या राय के साथ इमारतों के ऊपर से छलांग लगाते हुए आगे बढ़ा और कुछ ही सेकंड में वे दोनों उस विशाल विकृत पेड़ के नीचे उतर गए। उनके जमीन पर आते ही वहां मौजूद चारों कुटिल प्राणियों की नजर तुरंत उन पर टिक गई। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, ठंडी, खतरनाक और खून की प्यास से भरी हुई। वे धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। उनकी लंबी, नुकीली जीभें उनके हथियारों को छू रही थी, जैसे शिकार के लिए तैयार हो रहे हो। अचानक धड़ाम, उनमें से एक काला कुटिल प्राणी अब खुद को रोक नहीं पाया। वो एक अजीब सी चीख के साथ सीधे अर्जुन की ओर झपटा। अर्जुन के चेहरे पर हल्की सी ठंडी मुस्कान आई। मौत खुद चलकर आई है। उसके हाथ में तुरंत थंडर ड्रैगन स्वॉर्ड प्रकट हुई। तलवार के प्रकट होते ही काली बिजली चारों तरफ फैल गई। उसमें इतनी विनाशकारी ऊर्जा थी कि हवा तक कांप उठी। अर्जुन ने बिना रुके तलवार घुमाई और एक विशाल बिजली की तलवार जैसी लहर हवा को चीरती हुई आगे बढ़ी। उसकी गति इतनी तेज थी कि आंखों से देख पाना मुश्किल था। कुटिल प्राणी को अचानक खतरे का एहसास हुआ। उसके शरीर से काला धुआं निकलने लगा और उसने अपने पंजे और ब्लेड से उस वार को रोकने की कोशिश की, लेकिन बिजली की वो लहर बिना रुके उसके शरीर को चीरती हुई निकल गई। एक ही पल में वह कुटिल प्राणी 2 हिस्सों में कट गया। उसका शरीर अंदर से जल चुका था और काला खून जमीन पर फैल गया। एक ही वार में खत्म। अर्जुन के आसपास की बिजली खत्म नहीं हुई, बल्कि और तेज हो गई। धीरे धीरे उसके चारों तरफ 9 बिजली के तारे बन गए, जो ऊपर नीचे घूम रहे थे। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई विनाश का देवता खड़ा हो। अर्जुन खुद भी एक पल के लिए हैरान था। यह शक्ति, उसे याद आया, पिछली जिंदगी में उसने ब्लैक ड्रैगन को देखा था, लेकिन उसमें यह बिजली नहीं थी, बल्कि काली आग थी। क्या यह बदलाव मेरे द्वारा उसे निगलने की वजह से है? बाकी बचे तीनों कुटिल प्राणी अब पीछे हट चुके थे। उनकी आंखों में पहली बार डर दिख रहा था। अर्जुन ने उन्हें फिलहाल नजरअंदाज किया। उसने अपने पीछे के 2 काले ड्रैगन को आदेश दिया और वे तुरंत आगे बढ़े। अभी मारे गए कुटिल प्राणी के शरीर को निगलने लगे। कुछ देर बाद अर्जुन ने पीछे खड़ी काव्या की ओर देखा। "बाकी तुम खा लो।" काव्या एक पल के लिए चौंकी, फिर उसके चेहरे पर खुशी साफ दिखने लगी। "धन्यवाद ब्लैक ड्रैगन।" वो तुरंत अपने लोमड़ी वाले रूप में आई और बाकी बचे शरीर को खाने लगी। चारों तरफ मौजूद विकृत जीव अब भी वहीं खड़े थे। डर उनकी आंखों में था, लेकिन वे पीछे नहीं हट रहे थे, क्योंकि विकृत फल की लालसा उनके डर से ज्यादा मजबूत थी। उसी समय यून चेंग के सैन्य शेल्टर के मीटिंग हॉल में सैटेलाइट स्क्रीन पर यह सब साफ दिखाई दे रहा था। जनरल विनय सिंह की आंखों में गुस्सा भर गया। यही है वो। उन्होंने तुरंत कम्युनिकेशन उठाया। रॉकेट यूनिट
सुनो, 30,000 रॉकेट तैयार करो, शहर के केंद्र को पूरी तरह कवर करो और उस राक्षस को खत्म कर दो। दूसरी तरफ से जवाब आया, जी सर, 3 मिनट में लॉन्च शुरू होगा। तभी सूचना विभाग का अधिकारी अंदर आया। सर, अग्रवाल ग्रुप की तरफ से संदेश आया है, वे मदद भेजना चाहते हैं। जनरल ने पूछा, कैसी मदद? अधिकारी ने धीरे से कहा, प्राचीन योद्धा। कमरे में सन्नाटा छा गया। क्या सच में? जनरल ने आश्चर्य से पूछा। अधिकारी ने सिर हिलाया। जी, वे 3 इनैट लेवल के प्राचीन योद्धा भेज सकते हैं और यहां सुपर वॉरियर अलायंस बनाना चाहते हैं। जनरल ने तुरंत कहा, मदद स्वीकार करो। उसी समय शहर के केंद्र से करीब 5 किलोमीटर दूर एक ऊंची इमारत की छत पर मुक्ति अग्रवाल खड़ी थी। उसके साथ मिहिर, अरविंद चौहान, ज्योति वर्मा और मीरा चौहान मौजूद थे। सभी की नजरें शहर के केंद्र की ओर थीं। अरविंद चौहान बार बार मीरा पर नजर रख रहा था। उसे शक था कि उसकी बेटी अर्जुन के लिए काम कर रही है। मीरा ने यह महसूस किया और मन ही मन सोचा, अब तो पापा भी मुझ पर भरोसा नहीं करते। वो चाहती थी अर्जुन को चेतावनी दे, लेकिन उसे मौका ही नहीं मिला। तभी मुक्ति के फोन पर कॉल आया। जनरल विनय सिंह थे। रॉकेट 3 मिनट में पहुंचेंगे, तुम लोग सुरक्षित हो ना? मुक्ति ने कहा, हम काफी दूर हैं, कोई खतरा नहीं। जनरल बोले, हमने फैसला बदला है, पेड़ के साथ उस ड्रैगन को भी खत्म करेंगे। मुक्ति थोड़ी नाराज हुई। ये पेड़ हमारे सबसे पास है, हम इसे हासिल कर सकते थे। लेकिन तभी आसमान में तेज आवाज गूंजी। सबने ऊपर देखा। पूरा आसमान रॉकेट से भर चुका था, एक के बाद एक लहरों में शहर के केंद्र की ओर बढ़ते हुए। मुक्ति ने गहरी सांस ली। ठीक है, जो होना है अब होगा। पास खड़ा मिहिर हल्का सा भौहे सिकोड़ते हुए बोला, तुम लोग ब्लैक ड्रैगन को मारना चाहते हो? अरविंद चौहान ने उसकी तरफ देखा तो मिहिर ने साफ कहा, मैं उसका दुश्मन नहीं बनूंगा। अगर तुम उसे मारना चाहते हो तो मुझे इसमें मत शामिल करना। दूर शहर के केंद्र में अर्जुन वर्मा खड़ा था। उसके चारों तरफ 9 बिजली के तारे घूम रहे थे और आसमान से मौत बरसने वाली थी। अब सवाल यह है, क्या अर्जुन वर्मा इन हजारों रॉकेट्स के हमले से बच पाएगा या इस बार उसकी ताकत भी कम पड़ने वाली है? और जो 4 कुटिल प्राणी वहां मौजूद है, क्या वे भी इस तबाही में खत्म हो जाएंगे या असली खतरा अभी बाकी है? साथ ही अग्रवाल ग्रुप के प्राचीन योद्धाओं की एंट्री इस लड़ाई को किस दिशा में ले जाएगी, ये देखना भी काफी दिलचस्प होगा। आगे क्या होने वाला है, ये जानने के लिए जुड़े रहिए। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो कमेंट में जरूर बताइए कि आपको कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा पसंद आया और आप आगे क्या देखना चाहते हैं। मिलते हैं अगले एपिसोड में।